हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, जाग जाओ मेरे मुर्गो। हाँ जी, बढ़िया, सुप्रभात। हेलो, चलो गुड इवनिंग नहीं है बेटा, गुड मॉर्निंग। सुबह है सर, हम 8 बजे उठ जाते हैं। बहुत जल्दी उठते हो भाई साहब आप। हाँ, चल। न नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? हमने अपने 5 रख लिया, हमने भेजा नहीं तुम्हारे पास। हमने सोचा कल तुमने अगर क्लास ली होगी तो तुम आओगे। सर टेस्ट इस संडे को है। हाँ बेटा, टेस्ट इस संडे को है। ओके, करें फिर स्टार्ट, शुरुआत करें शुरुआत। और ट्राई किया करो सुबह यार, स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, थोड़ा सा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करो। रात को टाइम से सोया करो, 12 बजे सोया करो, सुबह 5 बजे उठ जाया करो। मतलब इस तरह इतना तो होना चाहिए। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 5-6 घंटे काफी होती है नींद। अब तुम रात को सो 12 बजे, सुबह उठो 8:30 बजे, 8.5 घंटे सोओगे तो कैसे फिर जो जाग रहे हैं वो नीट क्रैक कर देंगे भाई। थोड़ा सा अपनी नींद को काबू करो, नींद पर लगाम लगाओ, थोड़ी नींद जो है उसको कम करो, है ना। 5 से 6 घंटे नींद काफी होती है आपकी जो एज है उसमें, ठीक है। जितनी आपकी एज है उसमें आपकी लगभग 5 से 6 घंटे नींद काफी होएगी। इतना नींद काफी रहेगी आपके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। बाकी पूरा दिन पढ़ाई करो, ठीक है। चल सर, स्तनपान क्या होता है बेटा? स्तनपान मीन्स बेबी को जब मदर मिल्क पिलाती है तो इसको हम स्तनपान कहते हैं, ठीक है। चल हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे स्त्री जनन तंत्र। आज हम युग्मक जनन भी शुरुआत करेंगे। स्त्री जनन तंत्र में बेटा ये हमने हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि ये हम सारा पढ़ चुके हैं। स्त्री जनन तंत्र में ये सारा पार्ट पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब ये भी पढ़ लिया। अब रह गया था लास्ट टॉपिक, जो रह गया था वो रह गई थी स्तन ग्रंथियां। ये हम पढ़ रहे थे, एक बार पढ़ लेते, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। चले स्टार्ट करें। आइए सर, लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूम्स बेटा पादप होते हैं, जैसे दालें होती हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। चल मनोज जी थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, अपन पढ़ाई करेंगे। और आधे घंटे बाद जो है बालक जो है बालक जो है उनसे बात करेंगे, ठीक है। चल बेटा, हम लोगों ने यहां पर कल स्टार्ट किया था लास्ट में, क्या स्तन ग्रंथि स्टार्ट करी थी। स्तन ग्रंथियों को हमने अंग्रेजी में बोला था मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए या एक फीमेल के अंदर द्वितीय लक्षणों के लिए, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास हो गया है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, याद रखना, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए। मादाओं के अंदर जो थी ये क्रियाशील थी, बाकी नर के अंदर भी मिलती है, लेकिन नर के अंदर क्रियाशील नहीं होती। और यह अभिलक्षण होता है स्तन ग्रंथियों का, क्या? स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। स्तन ग्रंथि किससे बनी हुई थी? ग्रंथिल ऊतक से और वसा ऊतकों से बनी हुई थी। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, 2 चीजों से ये मिलकर बनी हुई थी। चलिए जनाब, यहां पर नेक्स्ट हमने इस डायग्राम में बात करी थी कि भैया इस तरीके से स्तन ग्रंथियों के अंदर ये वसा ऊतक होते हैं, फैट होता है, और साथ ही साथ ग्रंथिल ऊतक होते हैं। ये ग्रंथिल ऊतक जो होते हैं किस रूप में मिलते हैं? 15 से 20 स्तन पालिकाओं के रूप में मिलते हैं। टेस्टिकुलर मेमरी लोब्यूल्स के रूप में मिलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नहीं, वो तो वृषण में थे। स्तन पालिकाओं के रूप में मिलते हैं, जो स्तन पालिका जिनको हम मेमरी लोब्यूल्स या मेमरी लोब्स भी बोल देते हैं। अब ये मेमरी लोब्स हैं जो लगभग कितनी थी? 15 से 20 थी। हमने इसको एक को बाहर निकालकर अंदर देखा। ये जो स्तन पालिकाएं हैं इनके अंदर गुच्छे मिल रहे हैं, इनके अंदर समूह मिल रहे हैं, गुच्छे मिल रहे हैं। किसके गुच्छे मिल रहे हैं? सर कुपिकाओं के गुच्छे मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? कुपिका के गुच्छे मिल रहे हैं। ये जो कुपिकाएं जो होती हैं ये किससे बनी होती है? कुपिका कोशिका से बनी होती है। और इनके अंदर क्या होती है? खाली जगह होती है, जिसको हम अवकाशिका बोलते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली थी। अब इसके आगे हमें पढ़ना था, ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना था। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए क्या कि सपोज ये है स्तन पालिका,
कौन है बेटा? ये मान लेते हैं ये स्तन पालिकाएं हैं, ये स्तन पालिका है, ठीक है। और इस स्तन पालिका के अंदर क्या मिल रही हैं सर? कुपिकाएं मिल रही हैं, ठीक है। क्या मिल रही है? कुपिका मिल रही है। समझने की कोशिश करना बेटा। ये कौन है? स्तन पालिका, ठीक है। और उसके अंदर क्या मिल रही है? कुपिका मिल रही है। कुपिका के अंदर खाली जगह जो थी वो क्या कहला रही थी? अवकाशिका कहला रही थी। कुपिका के अंदर खाली जगह क्या कहला रही है? अवकाशिका कहला रही है। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। ऐसी स्तनपालियों की संख्या कितनी थी? 15 से 20 थी। कितनी थी बेटा? 15 से 20 थी, ठीक है। अभी 1 मिनट बातें मत करना, पहले मेरे को पढ़ाने दो, फिर उसके बाद बातें करना, ठीक है दोस्त। चलिए, ऐसी 15 से 20 क्या मिल रही थी सर? स्तनपालिकाएं मिल रही थी। मैंने कहा हम 1-2 और बना देते हैं। ये कुपिकाएं हैं और उनके अंदर अवकाशिका है, ये स्तनपालिका है, ठीक है सर। अब ऐसी कितनी मिल रही थी सर? 15 से 20 मिल रही थी। हम यहां पर 3 दिखा देते हैं, या इनको और छोटा कर देते हैं, अरे इनको और छोटा कर देते हैं और 2-3 और दिखा देते हैं। क्या हो रहा है ये? चलो चलो, ये हमने इस तरीके से कई सारी स्तन पालिकाएं दिखा दी हैं। 5 हमने स्तन पालिका दिखा दी है, ठीक है। ये कौन है? स्तन पालिका, स्तन पालिका, स्तन पालिका, स्तन पालिका, स्तन पालिका, जिसके अंदर कौन है? कुपिका, 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 कुपिका के अंदर खाली जगह क्या कहला रही है? अवकाशिका कहला रही है, ठीक है सर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही एक फीमेल गर्भ धारण कर लेती है, जैसे ही एक फीमेल गर्भ धारण कर लेती है, तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या नाम होता है? प्रोलैक्टिन। वर्ड जरा ध्यान से सुनना, प्रोलैक्टिन। ये एक हार्मोन होता है जो कहां से निकलता है? एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इतनी अंग्रेजी आपको समझ में आती होगी। मिल्क फॉर्मेशन का मतलब दुग्ध के निर्माण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है यहां पर। तो इस पीयूष ग्रंथि से हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है अध्यक्षचेतक, जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अभी बताऊंगा, जस्ट समझना कि एक ग्लैंड है जो यहां पर मिल रही है, वहां से एक हार्मोन निकल रहा है। ये हार्मोन दुग्ध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब ये प्रोलैक्टिन जो है ये निकलेगा कब? जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती है। क्या धारण कर लेती है? गर्भ धारण कर लेती है। तो ये हार्मोन आता है और ये हार्मोन क्या बनवा देता है सर? दुग्ध का निर्माण करता है। सो दूध जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? अवकाशिका में एकत्रित हो जाएगा। यहां पर जो ये कुपिका की जो अवकाशिकाएं हैं इनके अंदर क्या एकत्रित हो जाएगा सर? मिल्क का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मिल्क का फॉर्मेशन तो हो गया, गर्भ धारण के दौरान मिल्क बन तो रहा है, लेकिन ये मिल्क निकलता नहीं है। सर क्यों नहीं निकलता? मिल्क क्यों नहीं निकलता? क्योंकि मिल्क को निकालने के लिए, मिल्क का फॉर्मेशन करने के लिए तो कौन था? प्रोलैक्टिन था। लेकिन मिल्क को निकालने के लिए एक दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। सर ये कहां से निकलता है? ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोलते हैं। सर मतलब क्या है? मिल्क लेट डाउन का मतलब क्या होता है? यानी वो हार्मोन जो दुग्ध स्त्रावण में दुग्ध को निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। ये दुग्ध को निर्माण करने के लिए, ये दूध को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये दूध को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है? दुग्ध का स्त्रावण करवाता है और ये जो होता है ये दुग्ध का निर्माण कराता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन जो है ये पर्टिकुलरली कब रिलीज हो रहा है? प्रसव, जब प्रसव होता है उस टाइम पर होता है। ये कब रिलीज हो रहा है? प्रसव के टाइम पर।
अब इसके दो कार्य होते हैं जिसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। एक तो दुग्ध को बाहर निकालने के लिए भी उत्तरदायी होता है, और साथ ही साथ बच्चे के अंदर, याद करिए यूट्रस याद आ रहा है, यूट्रस में हमने एक वर्ड पढ़ा था कि यूट्रस की जो मायोमेट्रियम जो थी, जो मध्य पेशी स्तर जो थी, उसमें क्या होता है, संकुचन होता है जिससे बच्चा बाहर निकलता है, याद आ रहा है ना। तो वो जो संकुचन कराने का काम करता है वो भी कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन भी कहलाता है। इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, जन्म हार्मोन भी कहते हैं। यानी ये कुंचन कराएगा जिससे बच्चा बाहर आएगा और साथ ही साथ मिल्क को बाहर भी निकालेगा। अब हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये वाला कि यहां पर दुग्ध का निर्माण तो करा दिया किसने, प्रोलैक्टिन ने, लेकिन निकलेगा कब, जब प्रसव हो जाएगा। प्रसव होने के बाद में, यानी पार्चुरेशन होने के बाद में, यानी प्रेगनेंसी समाप्त होने के बाद में, यानी बच्चे का जन्म होने के बाद में ये ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दुग्ध कहां आता है जनाब, बाहर आता है। अब कहां से बाहर आएगा सर, इन स्तन पालिकाओं से बाहर आएगा। कैसे आएगा, इधर देखिएगा, यहां से नलिका एक दूसरे से जुड़ी होती है और ये नलिकाएं निकलती हैं। यहां से ये नलिकाएं जो हैं ये क्या लेकर आ रही है सर, मिल्क लेकर आ रही हैं। क्या लेकर आ रही है गुरु, यहां से मिल्क लेकर आ रही है। अब ये जो नलिका जो यहां से बाहर निकल रही है, ध्यान से सुनना, ये जो नलिका यहां से बाहर निकल रही है, सोचिए कहां से बाहर निकल रही है सर, ये कौन थी, ये है स्तन पालिका। इन स्तन पालिकाओं से नलिका जो बाहर निकल रही है, इन नलिकाओं का नाम है स्तन नलिका। ये क्या कहला रही है, स्तन नलिका। अंग्रेजी में बोलते हैं मैमेरी ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि लगभग कितनी स्तन नलिकाएं एक स्तन ग्रंथि में बन रही हैं, तो जरा सोचो, जितनी स्तन पालिकाएं हैं उतनी ही स्तन नलिका होएंगी। क्यों, क्योंकि एक स्तन पालिका से एक स्तन नलिका निकल रही है, एक स्तन पालिका से एक स्तन नलिका निकल रही है, एक स्तन पालिका से एक स्तन पालिका से एक स्तन नलिका, एक स्तन पालिका से एक स्तन नलिका। तो 15 से 20 अगर स्तन पालिका है तो 15 से 20 क्या निकल रही है, स्तन नलिकाएं निकल रही हैं। ठीक है सर, आगे अब ये स्तन नलिका आगे चलकर क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती हैं, और फ्यूज्ड हो जाती हैं, और फ्यूज्ड होकर क्या बनाती है, एक कॉमन नलिका बनाती है। ये इस तरीके से फ्यूज्ड हो गई हैं और क्या बना रही है, कॉमन नलिका बना रही है। मान लो यहां पर है और इधर नीचे से भी एक और आ रही है, क्या बना रही है, इस तरीके से एक कॉमन नलिका बन रही है। अब ये जो कॉमन नलिका जो यहां पर बन रही है, समझना, ये जो समान नलिका जो बन रही है, ये जो नलिका जो बनी है, स्तन नलिकाओं के जुड़ने से जो नलिका बनी है, इस नलिका का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्तन वाहिनी। क्या नाम देते हैं, स्तन वाहिनी, मैमेरी डक्ट। ठीक है, तो स्तन पालिकाओं से कौन निकली, स्तन नलिका, स्तन नलिका फ्यूज्ड होकर क्या बना दी, स्तन वाहिनी। चलिए सर, ये स्तन वाहिनी है। अब इनको लाल रंग से दिखा देते हैं जस्ट अलग दिखाने के लिए, ये स्तन वाहिनी है। ठीक है, अब ये स्तन वाहिनी जो है ये भी फ्यूज्ड हो जाएंगी, ये भी फ्यूज्ड हो जाएंगी। ऐसे मान लेते हैं कि ये है, एक और आ रही होगी, वो भी क्या हो गई है, फ्यूज्ड हो गई है। जस्ट समझने के लिए क्या हो गई है, फ्यूज्ड हो गई है। ठीक है, ये थी, एक नीचे से आ रही थी और ये एक कॉमन नलिका बन चुकी है। डन, इतना सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि स्तन वाहिनी जो है वो फिर से फ्यूज्ड हो गई, फिर से वापस से कॉमन नलिका बनाई। स्तन वाहिनी है, स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी, ऐसी स्तन वाहिनियां फ्यूज्ड होकर एक कॉमन नलिका बना रही है। अब ये जो कॉमन नलिका जो बनी है ये है थोड़ी सी फूली हुई, ये थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी फूली हुई है ये। अब ये जो फूली हुई जो नलिका जो होती है इसको हम बोलते हैं स्तन तुम्बिका। इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्तन तुम्बिका। तुम्बिका का मतलब ही क्या होता है, चौड़ा भाग। याद करिए, जैसे फैलोपियन नलिका में एक वर्ड आया था तुम्बिका, याद आ रहा है, एम्पुला, जिसको हमने बोला था, क्या था, चौड़ा भाग था।
ये जो है स्तन तुंबिका फूली हुई है, चौड़ी है, बाकी नलिकाओं से कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो इसको स्तन तुंबिका, या अंग्रेजी में एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमरी एम्पुला कहते हैं। ठीक है, चलिए सर, स्तन नलिकाओं ने मिलकर क्या बनाई, स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी ने मिलकर क्या बनाई, स्तन तुंबिका। अब सर ये स्तन तुंबिका जो है, क्या ये स्तन तुंबिका भी आपस में जुड़ी होती है, हां जी। और क्या ये फिर मिलकर एक कॉमन नलिका बनाती है, हां जी। ये इस तरीके से फ्यूज्ड होकर, कौन, ये हमारी स्तन तुंबिका फ्यूज्ड होकर फिर से एक नलिका का निर्माण कर रही हैं। और ये जो नलिका जो है, ये जो नलिका जो है, इस नलिका का नाम क्या होता है सर, इस नलिका को हम बोलते हैं दुग्ध वाहिनी। इसका नाम क्या होता है, दुग्ध वाहिनी, अंग्रेजी में बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनना। ये क्या कहलाती है, दुग्ध वाहिनी कहलाती है। अब प्रश्न कैसे आएगा नीट में, नीट में प्रश्न आएगा क्रम। आपको क्रम याद रखना है, सीधा सीधा क्रम सीधा सीधा याद रखना है। क्या कि भैया स्तन पालिका जो होती है, स्तन पालिका से क्या निकली सर, दुग्ध के स्त्रावण का क्रम जो है, या दुग्ध के बहाव जो हो रहा है, दुग्ध जो निकल रहा है उसका क्रम क्या है, कहां से आ रहा है दूध, दूध जो है वो कहां से आ रहा है, मिल्क जो है वो कहां से आ रहा है सर, स्तन पालिका से होते हुए किस में आया सर, स्तन नलिका में। स्तन पालिका से किस में आया, स्तन नलिका। स्तन नलिका से किस में आया सर, स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी जो थी उससे किस में आया सर, स्तन वाहिनी से किस में आया, स्तन तुंबिका। और स्तन तुंबिका से होता हुआ किस में आया सर, दुग्ध वाहिनी। और दुग्ध वाहिनी जो थी, यहां से ये जो दुग्ध वाहिनी थी, ये जाकर किस में खुलती है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके से कौन है, स्तन ग्रंथि है। और उस स्तन ग्रंथि में ये दुग्ध वाहिनी लास्ट में जाकर खुल रही है, किसमें, एक संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, चूषक कहते हैं। ये लास्ट में संरचना है जिसका नाम है चूषक। अब चूषक जिसको हम अंग्रेजी में निपल्स कहते हैं, ठीक है, इस चूषक में जाकर ये ओपन हो रही हैं, कौन, ये दुग्ध वाहिनी। तो अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर क्या ये दो दो के ग्रुप में बनती है, नहीं, दो दो के ग्रुप में नहीं है, 2 से 3 भी हो सकती हैं। मुझे कंसेप्ट समझाना था कि कॉमन नलिका कब बनती है, जब एक से ज्यादा नलिकाएं फ्यूज होती है, तभी तो कॉमन बनती है। अब मैंने यहां पर ये 2 दिखाई है, हो सकता है ये 3 भी हो जाए, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि 2 ही बनेगी। ये लो, ये 3 जुड़कर बना दी, या ये 3 जुड़कर बना दी। तो जस्ट एक कंसेप्ट समझना था कि ऐसा नहीं कि 2 जुड़कर ही बनाएंगी, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। कंसेप्ट जो समझना था वो ये समझना था कि स्तन पालिकाओं से क्या निकलती है, स्तन नलिकाएं निकलती हैं। स्तन नलिका स्तन वाहिनियां बनाती हैं, स्तन वाहिनियां स्तन तुंबिका बनाती हैं, स्तन तुंबिका दुग्ध वाहिनी बनाती है। और ये दुग्ध वाहिनी लास्ट में जाकर किसमें ओपन होती है सर, चूषक में ओपन होती है। और बच्चा जो है इन्हीं चूषक के द्वारा मिल्क को सक करता है, चूसता है, जिससे मिल्क जो है बाहर आता है। खत्म, इतनी सी बात थी, इतना सा टॉपिक बच रहा था स्तन ग्रंथियों में। बस ऑर्डर याद रखना था। ये ऑर्डर कई बार हम भूल जाते हैं, तो भूल मत जाना। मेमरी लोब से मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट और निपल्स। इस तरीके से इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, मेमरी लोब्यूल से मेमरी ट्यूब्यूल, फिर मेमरी डक्ट, फिर मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला, और मेमरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट,
और फिर लेक्टिफेरस डक्ट से फाइनली निपल्स। ये ऑर्डर याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि प्रश्न जो आएगा इसी ऑर्डर से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो संरचना है ये स्तनधारियों के स्तन ग्रंथियों की है। अब स्तनधारियों में पर्टिकुलरली ये संरचना जो हमने देखी है ये मानव स्तन ग्रंथियों की देखी है। कहीं आप सोचो सर गाय के अंदर या भैंस के अंदर भी ऐसी होती है? नहीं। तो मानव स्तन ग्रंथियों की संरचना हमने ये देखी है। मानव स्तन ग्रंथि जो है उनके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये देखी है। एक्स्ट्रा चीज यहां पर क्या पढ़नी है वो जरा ध्यान से सुन लेना। ये जो चीज मैंने बताई है ये थ्योरेटिकल पोर्शन में हमारे स्तन ग्रंथियों में लिखा हुआ है। तो एक बार पहले स्तन ग्रंथि जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक बार पहले इसको कवर कर लेते हैं। फिर एक अतिरिक्त चीज है जो हमारी डायग्राम में दी हुई है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ठीक है सर, क्या उल्टा क्रम भी याद रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हैं। उल्टा क्रम याद रखिए, एक क्रम याद रख लीजिए, एक ऑर्डर याद रख लीजिए, उल्टा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते क्या लिखा हुआ है देखिए, कार्यशील स्तन ग्रंथियां, कार्यशील का मतलब जो काम करने वाली हैं, ठीक है, जो कार्य करेंगी, सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। यही मैंने आपको बताया था कि स्तन ग्रंथियां तो अभिलक्षण है किसका? सभी स्तनधारियों का। मेरे अंदर भी स्तन ग्रंथि नर में भी होती है, मादा में भी होती है, लेकिन क्रियाशील जो होती हैं, क्रियाशील स्तन ग्रंथियां जो होती है वो किसमें होती है? मादा में होती है। डन, पहला बिंदु याद रखना। नेक्स्ट, स्तन ग्रंथियां जिनको हम स्तन बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, ये एक युग्म संरचना है। युग्म मीन्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक जोड़ी मिल रही है, जिनमें क्या पाया जा रहा है? ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। यानी दो चीजें मिल रही थी, एक तो ग्रंथिल ऊतक पाया जा रहा है और क्या पाया जा रहा है? वसा पाई जा रही है। ठीक है जी, प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक, अब ग्रंथिल ऊतक सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन कौन है? ग्रंथिल ऊतक है। ग्रंथिल ऊतक किससे बना हुआ है सर? ग्रंथिल ऊतक जो है वो 15 से 20 स्तन पालियों से बना होता है। किससे बना होता है? 15 to 20 मेमोरी लोब से बना होता है, या लोब्यूल्स भी बोल देते हैं, स्तन पालिका भी बोल देते हैं। ठीक है जी, इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। किसके गुच्छे हैं सर? कोशिकाओं के गुच्छे मिल रहे हैं। अब ये जो कोशिका मिलकर एक गुच्छा बना रही थी, जिसको हमने क्या दिया नाम? कुपिका नाम दिया। कुपिका के अंदर, कुपिकाओं के अंदर कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है सर? दुग्ध स्रावित होता है, जो कहां पर स्टोर होता है? कुपिकाओं के अंदर जो खाली जगह है, गुहा जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवकाशिका, वहां पर क्या होता है? एकत्रित होता है। ये भी हमने पढ़ा। अब कुपिकाएं जो होती है वहां से स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। कुपिका जो होती है उससे क्या निकली? स्तन नलिका, और एक स्तन पालिका से क्या निकल रही है सर? स्तन नलिका निकल रही है। देखो यहां पर लिखा, प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं, प्रत्येक पाली से निकलकर स्तन नलिकाएं निकलकर या मिलकर क्या बना रही है? स्तन वाहिनी बनाती हैं। यानी स्तन नलिकाएं मिलकर क्या बना रही है? स्तन नलिकाएं हैं जो मिलकर क्या बना रही है सर? स्तन वाहिनी बनाती हैं। फिर कई स्तन वाहिनी मिलकर, अब कई स्तन वाहिनी मिलकर क्या बनाती हैं? एक वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा, चौड़ा, क्या बना रही है? स्तन तुम्बिका बनाती है। फिर स्तन तुम्बिका किसमें खुल रही है? जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे दुग्ध जो है वो स्तन से बाहर आता है। तो ऑर्डर याद रखना था, सिंपल सा। अब आप जानते हैं ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। मिस्टेक कहां है सर? इस डायग्राम में है। तो डायग्राम में क्या मिस्टेक है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप जानते हैं क्या मिस्टेक है यहां पर? सोचो, स्तन नलिका को एम्पुला लिखा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? खुद जरा दिमाग लगाओ। एम्पुला इंग्लिश का वर्ड था और एम्पुला हिंदी, देखो यहां पर भी एम्पुला लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं है। तुम्बिका को हमने क्या बोला था? एम्पुला बोला है। तुम्बिका जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो ये वाली चीज जो है यहां पर क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई है। आप इसको अपने डायग्राम में सही कर सकते हैं बेटा, यहां पर भूल मत जाना, ये चीज गलत लिखी हुई है। चलो जी, तो ये तुम्बिका जो है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। ये हमने यहां पर सही कर दिया है। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी में इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो गुरु बात समझ में आ गई है। तो स्तनपाली, ये है स्तनपालियां, ये इस तरीके से स्तनपाली है,
ये स्तनपाली है, ठीक है। बाहर क्या मिल रहा है सर? वसा में ऊतक पाया जा रहा है, ये सारा वसा में ऊतक है। ये क्या है? सारी फैट है। इस तरीके से ये सारी की सारी क्या है? वसा में ऊतक है। प्रॉपरली डायग्राम समझना। जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है वो क्या है सर? फैट है। ये रेड कलर से क्या दिखाई है? 2 स्तन पालियां दिखाई हैं। सर इस एम्पुला का और उस एम्पुला का कोई डिफरेंस है? वो जो एम्पुला जो था वो एक स्ट्रक्चर थी फैलोपियन ट्यूब में, जो एक वातावरण दे रही थी किस चीज के लिए? निषेचन के लिए। यहां जो एम्पुला जो है, ये वर्ड एम्पुला का मतलब क्या होता है? तुंब का मतलब क्या होता है? तुम्बी का वर्ड किससे है? हिंदी के एक वर्ड से है तुंब। तुंब का मतलब होता है फूली हुई संरचना। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो फूली हुई संरचना थी उसको हमने नाम दिया तुम्बिका, और यहां पर भी एक नलिका जो फूल गई है उसको भी हमने नाम दिया तुम्बिका। किस बेसिस पे? फूली हुई संरचना के बेसिस पे, फूली हुई नलिका के बेसिस पे। डन? हाँ जी, इस स्तनपाली समझ में आ गया? ओके सर, ये है हमारी स्तनपाली, ये है स्तनपाली, ठीक है। स्तनपालियों के अंदर क्या मिल रही है सर? स्तन कुपिकाएं मिल रही हैं। ये है स्तन कुपिकाएं, बहुत सारी है। कोई स्पेसिफिक नंबर आपने याद नहीं रखनी है कि सर कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, जस्ट याद रखना है कि अंदर ढेर सारी असंख्य मात्रा में, असंख्य नंबर में क्या पाई जा रही है? इस तरीके से कुपिकाएं पाई जा रही हैं। ये है कुपिकाएं, ठीक है जी, ठीक है। तो पाली के अंदर क्या पाई जा रही है सर? स्तन कुपिकाएं पाई जा रही हैं। डन? चलिए, स्तन कुपिकाएं जो है यहां पर इस स्तन नलिकाओं से क्या निकल रही है सर? स्तन वाहिनियां निकल रही हैं, और ये स्तन नलिका निकल रही है। ये स्तन नलिकाएं जो है, ये स्तन नलिकाएं जो हैं, जो यहां से निकल रही हैं, ये जुड़कर क्या बना रही हैं सर? तुम्बी। ये जुड़कर क्या बना रही थी? अब देखो यहां पर हिंदी मीडियम में क्या नहीं लिखा हुआ? स्तन वाहिनी नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? स्तन वाहिनी नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? तुम्बिका। लेकिन हमारी थ्योरी में लिखा हुआ था, तो ये याद रखना, ऑर्डर याद रखना। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर भूल मत जाना, यही ऑर्डर याद रखना जो यहां पर बताया गया। स्तनपाली से स्तन नलिका, स्तन नलिका स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी स्तन तुम्बिका, स्तन तुम्बिका दुग्ध वाहिनी, और फिर चूषक। ये याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। फिर उसके बाद दिखाया हुआ ये एम्पुला, ये फूला हुआ पोर्शन है यहां पर, इस तरीके से ये फूला हुआ पोर्शन होता है, और ये फूला हुआ पोर्शन फिर लास्ट में जाकर किसमें खुलता है? दुग्ध वाहिनी में खुलता है। लास्ट में ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहला रहा है? चूषक, स्तनाग्र या निपल्स बोलते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है यहां पर एरियोला, अभी बता दूंगा। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो चीज यहां पर रह गई है इस डायग्राम में, वो क्या क्या रह गई है? एक रह गई है परशुक, जिसको हम क्या बोलते हैं? पसली यानी रिब्स। एक है परशुक के बीच की पेशियां। पेशियां जो है यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, और नीचे उस पेशियों का नाम भी लिखा हुआ है, वृत्त अंश पेशी। सर समझ नहीं आया। एक ये एरियोला, ये कुछ चीजें बतानी है, बस ये बताएंगे और हमारी स्तन ग्रंथि समाप्त हो जाएगी। पहले ये चीज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपका जो डाउट है फिर वो लिखना, ठीक है। अभी मत लिखना, पहले एक बार मेरे को बस वो लास्ट के इस डायग्राम में ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें यहां पर डायग्राम में मेंशन है, एक बार वो समझाने दीजिए, फिर आपका कोई प्रश्न हो तो वो पूछना, ठीक है। इधर देखिएगा सर, ये स्तन ग्रंथियां होती कहां पर हैं? कौन सा बिंदु चल रहा था बेटा? बिंदु पॉइंट्स हम चल रहे थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा मान के चल लीजिएगा, या इसको हम ये वाला तीसरा मान के चल लीजिए। ये हमारा तीसरा बिंदु है, किस तरीके से दुग्ध का स्रावण होता है, ठीक है। चौथा बिंदु जो है वो ये कि ये स्तन ग्रंथियां होती कहां पर हैं। जरा सोचिए, क्या ये वक्षीय भाग में होती है कि उदर भाग में होती है कि श्रोणी भाग में होती है? इतना तो कंसेप्ट आपको समझ में आता है कि स्तन ग्रंथियों की अगर उपस्थिति देखें तो कहां पर होती है? वक्षीय भाग। ये कौन सा होता है? वक्षीय भाग। तो स्तन ग्रंथि जो है, स्तन ग्रंथि जो है कहां पर पाई जाती है सर? वक्षीय भाग में उपस्थित होती है। किसमें? दोनों में, नर और मादा दोनों में। लेकिन क्रियात्मक किसमें होती है? ये आप जानते हैं, मादा में क्रियात्मक होती है, ठीक है सर। ये हमारा वक्षीय भाग है, थोरेसिक पोर्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये जो थोरेसिक पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, क्या यहां पर पसलियां मिल रही है? सोचो, रिब्स पाई जाती है, हाँ जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं हमारे अंदर हड्डियों की व्यवस्था, तो यहां पर एक अस्थि होती है, इधर बिल्कुल यहां पर। खंजर देखा है? खंजर,
खंजर नाम सुना है, खंजर को इंग्लिश में बोलते हैं डैगर, हिंदी में बोलते हैं खंजर। एक खंजर की आकृति की एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है उरोस्थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं सर, स्टर्नम, उरोस्थी बोलते हैं। क्या नाम होता है, उरोस्थी। और पीछे कौन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये जो उरोस्थी जो होती है, इस उरोस्थी से हमारी आकर जुड़ती हैं कौन, पसलियां। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से जुड़ती हैं, 7 इधर से जुड़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 पसलियां इधर से, 7 पसलियां इधर से आकर क्या होती हैं सर, जुड़ती हैं। मैंने कहा ठीक है जनाब, 7 जोड़ी पसलियां जो हैं यहां पर आकर जुड़ जाती है, किससे, उरोस्थी से जुड़ जाती हैं। आवाज नहीं आ रही है, कौन सी आवाज नहीं आ रही है मेरे भाई, हेलो हेलो, आ तो रही है, हाँ जी, ठीक है जी, डन। ये है 7 पसलियां, 7 जोड़ी पसलियां, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8वीं जो होती है, 8वीं पसली जो होती है वो डायरेक्टली उरोस्थी से नहीं जुड़ती है, वो 7वीं के माध्यम से जुड़ती है। कौन सी, 8वीं 9वीं 10वीं। ये जो 3 पसलियां जो होती है 8th 9th 10th, ये डायरेक्टली उरोस्थी से नहीं जुड़ती है, 7th वाली पसली से जुड़ती है। और 11वीं और 12वीं इस तरीके से लटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है। 11वीं और 12वीं इस तरीके से, 11वीं और 12वीं, ठीक है। तो अभी हम पसलियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, जस्ट एक छोटी सी बात समझी कि 12 जोड़ी हमारे अंदर पसलियां होती हैं, जिसमें से 7 जोड़ी जो है डायरेक्टली आगे जो हड्डी है उरोस्थी उससे जुड़ी होती है। 8वीं 9वीं 10वीं उरोस्थी से ना जुड़कर 7वीं पसली से जुड़ती है, और 11वीं और 12वीं आगे से मुक्त होती है, फ्री होती है। ये सारी की सारी पीछे जाकर, ये सारी की सारी पीछे जाकर जुड़ती है, किससे, हमारी रीढ़ की हड्डी से। ये भी याद रखना। चलो अब इधर देखिएगा, पर्टिकुलरली स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो स्तन ग्रंथियां कहां पर मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले इधर देखिएगा, ये जो 3 4 5 और 6 पसली जो है ये वाली, इनके सामने की तरफ होती हैं कौन, स्तन ग्रंथियां। इस तरीके से, इस तरीके से कौन होती है, स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है। हम मादा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल में जब वो परिपक्व हो जाती है तब हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी जब वो द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो जाता है, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, तो वो कवर कर लेती है इतने एरिया को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पाई जा रही है, स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि जो है मादा में पर्टिकुलरली कौन सी पसली के सामने मिल रही है, तीसरी से लेकर 6ठी पसली के सामने की तरफ ये उपस्थित होती हैं कौन, ये स्तन ग्रंथियां। आई होप इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। तो ये पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, 5वां बिंदु। स्तन ग्रंथियां कहां पर होती है सर, वक्षीय भाग में होती है। मादा में अगर बात करें, मादा में स्तन ग्रंथि कौन सी सर, विकसित की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, नर में विकसित नहीं होती है तो वो इतना लंबा पोर्शन जो है, इतना लंबा एरिया कवर नहीं करती। मादा में स्तन ग्रंथि जो विकसित हो चुकी है, प्यूबर्टी आने पर जब वो विकास करने लग जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है, तो वो लगभग तीसरी से 6ठी या तीसरी से 5वीं तक भी कई बार दिख जाता है। तो तीसरी से 6ठी पसली को हम हिंदी में परशुक भी बोलते हैं, याद रखना। पसली के सामने मिलती हैं। कहां उपस्थित होती हैं सर, इन पसलियों के सामने उपस्थित होती है। तो हमने सिंपल से 2 बिंदु देखे कि स्तन ग्रंथियां दोनों में है, दोनों में कहां पर है, वक्षीय भाग में है। लेकिन पर्टिकुलरली मादा में स्तन ग्रंथि जब विकसित हो जाती है तो कितना एरिया कवर कर रही है, कहां पर किसके सामने मिल रही है, तीसरी से 6ठी पसली जो होती है हमारी, परशुक जो होती है, उसके सामने उपस्थित होती है जनाब ये, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब ये संरचना आपने देखी, यहां पर ये स्तन ग्रंथियां हैं। ये जो पसलियां जो आपने यहां पर देखी, ये पसलियां, इन पसलियों के बीच में क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं।
इन पसलियों के बीच में क्या पाई जा रही है बेटा? मसल्स मिल रही हैं। क्या मिल रही है? मांसपेशियां पाई जा रही हैं। और ये जो मसल्स जो यहां पर मिल रही हैं, इन मसल्स का नाम है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेक्टोरेलिस मेजर मसल। हिंदी में बोलते हैं वृत्त अंश पेशी। कौन सी है? वृत्त अंश पेशी। वृत्त अंश पेशी। अब जरा सोचिए, यही वर्ड हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ था, वृत्त अंश पेशी, पेक्टोरेलिस मेजर। ये क्या है सर? मांसपेशियां हैं, पेशियां हैं, जो कहां पर पाई जा रही है? परशुकों के बीच में। परशुक कौन है सर? पसली है। अब आप इमेजिन करिए, सोचिए, अगर इसी डायग्राम को साइड से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? इमेजिन करो, इसी डायग्राम को जब हम ऐसे काटेंगे, इस तरीके से काट कर देखेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, अनुलंबीय खांच लेंगे, तो क्या दिखाई देगा सर? पसलियां दिखाई देंगी। ये इस तरीके से, ये पसलियां हैं। कौन है ये? पसलियां हैं। इन पसलियों के बीच में क्या मिल रही है सर? सर मसल्स पाई जा रही हैं, जिनका नाम क्या है सर? पेक्टोरेलिस मेजर मसल है। और इनके सामने की तरफ क्या पाई जा रही हैं सर? स्तन ग्रंथियां पाई जा रही हैं। ये इस तरीके से मैं खड़ा हूं, इस तरीके से मैं खड़ा हूं, अगर यहां से काटेंगे तो क्या दिखाई देगा सर? अरे मेरे भाई, ये इस तरीके से पसलियां थी या नहीं थी? हाँ सर, आ रही थी। हाँ जी। अभी इस तरीके से अगर खड़े होंगे तो इस तरीके से यहां पर सामने की तरफ क्या दिखाई देंगे? ये गोल 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 जो हमने बनाया है, ये किस चीज को दर्शाया है सर? पसलियों को दर्शाया है। तो ये हो गई हैं पसलियां, उनके बीच में हो गई है मसल, और उसके सामने हो गई है स्तन ग्रंथि। यही चीज मैंने बताई। ये हो गई हैं पसलियां, जिनको हमने बोला परशुक, और ये परशुक के बीच में क्या मिल रही है? मसल। उन मसल का नाम है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। याद रखना, ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल जो है यहां पर पाई जा रही है। कहां पर? जहां पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके पीछे पसलियों के बीच में पाई जाती हैं ये मसल। डन। ये चीज याद रखनी थी। सर स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है मेरे भाई? आज जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था, और कल के लेक्चर में भी तेरे को बता दिया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की ये बात याद रखनी थी। अब एक बालक पूछेगा, क्या ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल ऊपर भी नहीं मिलती? ऊपर भी मिलती है मेरे भाई। ये पूरा पेक्टोरल पोर्शन जो होता है, ये पूरा पेक्टोरल पोर्शन होता है, वहां पर मिलती मसल्स। और एक मसल नहीं होती है, करीबन यहां पर 30 से 40 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। लेकिन जहां पर स्तन ग्रंथियां होती है, वहां पर मेजॉरिटी में जो मसल्स मिलती हैं, उनका नाम है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। इतनी सी बात याद रखनी थी। सर मिल्क कहां स्टोर होता है? बेटा मिल्क जो होता है वो इन स्तन पालिकाओं के अंदर, जो स्तन कुपिका थी, उस स्तन कुपिका के अंदर जो अवकाशिका थी, उस अवकाशिका में क्या स्टोर हो रहा था? मिल्क स्टोर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे मिल्क कहां स्टोर हो रहा है, दुग्ध कहां पर स्टोर हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो दुग्ध जो होता है वो स्तन कुपिकाएं जो होती है, उनके अंदर जो अवकाशिका होती है उसमें स्टोर होता है। स्तन कुपिकाएं कहां होती है? स्तन पालिका में होती है। हाँ, चलो जी, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब यहां पर एक सेकंड कमेंट ऑन कर देते हैं। हाँ जी, बताएं बेटा, क्या दिक्कत है? प्रोलैक्टिन चेस्ट की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं भाई, प्रोलैक्टिन कहां से चेस्ट की वृद्धि करा रहा है? लेक्चर नंबर 4 की टीचर स्लाइड आधी अधूरी है। हमने तुमको लेक्चर नंबर 4 के लिए कल भी बोला था, उससे पहले भी बोला था, जाते हुए भी बोला था।
सर ये सभी नलिकाएं दो दो के ग्रुप में बनती हैं। भाई तुम ध्यान से सुनते हो मैंने क्या बोला था, ये तो जस्ट मैंने डायग्रामेटिकली एक चीज कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। कई स्तन नलिकाएं हैं, जो कई स्तन नलिकाएं जुड़कर कई क्या बनाएंगी, स्तन वाहिनी, कई स्तन वाहिनी जुड़कर कई क्या बनाएंगी, स्तन तुम्बिका, कई स्तन तुम्बिका मिलकर कई क्या बनाएंगी आपकी, मतलब अगर 15 से 20 हैं तो जुड़ जाएंगी, जिसमें से 2, 3, 4 जुड़ सकती हैं, है ना, इस तरीके से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली दो 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 जुड़ेंगी। सर एचपीएल का फंक्शन क्या होता है, जब आएगा तब बताऊंगा, अभी यहां पर नहीं है। वैसे अगर एचपीएल की बात करें तो यहां पर जो वसा जो थी ना, उस वसा का ऑक्सीडेशन कराता है ताकि दुग्ध का निर्माण हो, मतलब दुग्ध का ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एचपीएल हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। हाँ जी, अब एक और चीज रह गई थी, और वो क्या रह गई थी, ये था आगे चूषक। इस तरीके से क्या मिलता है, चूषक मिलता है, ठीक है। और इस चूषक के आसपास जो एरिया जो होता है, ये वाला एरिया जो होता है, ये कैसा होता है, गहरे रंग का होता है। ये है चूषक, और इस चूषक के आसपास जो एरिया जो था ये कैसा होता है, थोड़ा सा गहरे रंग का होता है। और ये जो गहरे रंग का जो क्षेत्र जो होता है चूषक के आसपास, इसको हम बोलते हैं एरियोला, जिसमें वर्णक पाया जाता है, मेलानिन वर्णक पाया जाता है। यानी अगर इस स्तन ग्रंथि को सामने से देखें तो ये है चूषक, और इस चूषक के आसपास ये जो एरिया जो होता है, इस एरिया जिसमें वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। बस इतना सा था, कोई स्पेसिफिक इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस यहां पर वर्णकों की उपस्थिति थोड़ी सी ज्यादा होती है। सर केमिस्ट्री क्लास मेरे को आइडिया नहीं है दोस्त, वो आपको सर बताएंगे। सर डायग्राम 2.4 में मिस्टेक है, कौन से डायग्राम 2.4 में मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है, जो मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता दी थी। सर पीयूष ग्रंथि मेल में भी मिलती है, हाँ बेटा दोनों में मिलती है, मेल में भी मिलती है, फीमेल में भी मिलती है। सर स्तन ग्रंथि परिपक्व कब होती है, जब प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है, जब हार्मोन्स का निष्कासन होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तब ये परिपक्व या विकास करना स्टार्ट करती है। कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा, कोलोस्ट्रम जो होता है पहला दुग्ध जो माता अपने बच्चे को पिलाती है, उसको हम कोलोस्ट्रम या खीस बोलते हैं। सर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, थर्ड पॉइंट दिखा दीजिए, थर्ड पॉइंट ये वाला, ये ऑर्डर देख लो। सर छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट जो था, ये मान के चलो छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो था चूषक के आसपास गहरा क्षेत्र क्या कहला रहा है, एरियोला कहलाता है। ठीक है जी, 3 श्री से छठी पसली के सामने उपस्थित होती हैं, ये याद रखना है। और पैक्टोरेलिस मेजर मसल का नाम याद रखना है, बस वृत्त अंश पेशी, पैक्टोरेलिस मेजर मसल वर्ड याद रखना है। क्या फालतू की चीज लिख रहा है, पकने में फर्क पड़ता है और ये पकने में फर्क पड़ता है, फालतू की चीजें मत लिखा करो। आ जाएगा अविनाश। मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज की क्यों होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा 28 डेज की होती है। 5 डेज की किसने बोला, मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है वो 5 डेज की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है वो लगभग 1 से 5 दिनों की या 6 दिनों की होती है। इसमें 3rd, 4th, 5th डे पर स्रावित होता है ब्लड। सर ग्रंथिल ऊतक को ही स्तनपालिका बोलते हैं, हाँ ग्रंथिल ऊतक जो है वही बना रहा है स्तनपालिका। वो ग्रंथिल ऊतक जो है, देखो एक ऊतक है, ये एक ऊतक था जो ग्रंथि की तरह कार्य कर रहा था। ऊतक किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से। ये कोशिकाओं का एक समूह है, ऊतक बनाया। अब ऐसे कई सारी संरचनाएं मिलकर यहां पर पाई जा रही हैं, जो एक आवरण के अंदर हैं,
जिसको हमने बोला है पालिका। तो स्तन पालिका के अंदर क्या पाया जा रही है? कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है जो ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है। तो ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? ग्रंथिल ऊतक कहलाएगी। वृद्ध की जगह लघु होएगा, एक बार देख लेंगे बेटा। लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा कह रहा है क्या? थर्ड पॉइंट प्लीज, आप वापस से लेक्चर देखेंगे। सर दुग्ध का स्त्रावण प्रेगनेंसी से पहले नहीं हो सकता? नहीं, पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो पीक पर नहीं आता है, वो डाउन रहता है। क्यों डाउन रहता है? क्योंकि उस टाइम पर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन के लेवल को कम रखता है। शायद ये बात अभी आपको समझ में ना आए क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करते हैं। तो सोचो, समझो, इतनी सी बात समझना। हमने यहां पर क्या लिखा कि सर प्रोलैक्टिन जो होता है, ये हमने बोला प्रोलैक्टिन जो है मिल्क का फॉर्मेशन करता है। हाँ सर, अब ये जो प्रोलैक्टिन जो होता है इसके लेवल को कम करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब समझना इस चीज को। मान लो एक मैं फीमेल हूं, इधर पहले सुन लो यार, तुम लगे पड़े फालतू की चीजें लिखने में। जो कंसेप्ट है उसको सुन लो। मैं एक फीमेल हूं, गर्भ धारण नहीं किया, संभोग नहीं किया, गर्भ धारण नहीं किया। जरा सोचो, इमेजिन करो, मेरे अंदर प्रोलैक्टिन का स्तर ज्यादा होगा कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का स्तर ज्यादा होगा? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमें नहीं मिल रही है डॉक्टर साहब सीरीज, हमें नहीं मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। भोंदूलाल कहां पर होती है? टीचर स्लाइड में होती है, लगा पड़ा है जब से। हाँ भाई, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, सोचो किसका लेवल ज्यादा होगा एक फीमेल के अंदर? अरे बांगड़ू, मनोज जी को खड़ा करूं कि यार तुमको मेरी बातें समझ में नहीं आती? मनोज जी को खड़ा करके यहां पर दिखाता हूं। मनोज जी मान लो एक लड़की है। कौन है मनोज जी? एक लड़की है, ठीक है। मनोज जी एक लड़की है, गर्भ धारण नहीं किया है मनोज जी ने। अब इमेजिन करो, मनोज जी ने अगर गर्भ धारण नहीं किया है तो क्या वो दुग्ध का निर्माण होएगा क्या उनमें? सोचो, दूध का निर्माण होएगा क्या? नहीं होएगा ना। किसमें होएगा? जो एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर दुग्ध का निर्माण होएगा। तो एक नॉर्मल फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर दुग्ध का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि अगर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अप है तो प्रोलैक्टिन का लेवल डाउन है। अगर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया तो प्रोलैक्टिन का लेवल अप हो जाएगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इमेजिन करो, सोचो। एक फीमेल के अंदर आर्तव चक्र जो होता है ना, आर्तव चक्र, ध्यान से सुनना, एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, आर्तव चक्र जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं ये हार्मोन। और अगर ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं तो थोड़ा सा सोचो, एक फीमेल के जीवन काल में आर्तव चक्र जब बंद होते हैं तो क्या प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ सकता है? हाँ सर, बढ़ सकता है ना। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ सकता है। और प्रोलैक्टिन का स्तर अगर बढ़ गया तो मिल्क का फॉर्मेशन होएगा? हाँ सर, बिल्कुल होएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आपने नाम सुना होगा या कभी ना कभी सुना होगा, एक फीमेल प्रेगनेंसी के बाद में या पार्चुरेशन के बाद में जैसे जन्म हो जाता है बच्चे का तो कुछ समय के लिए आर्तव चक्र बंद पड़े हैं। हाँ सर, बंद पड़े हैं। तो उस टाइम पर प्रोलैक्टिन का लेवल अप हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल अप हो जाएगा। तो ये था कंसेप्ट, इतना सा क्या कि प्रोलैक्टिन का स्तर जो है वो क्यों नहीं बढ़ पाता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी क्या दुग्ध बाहर आ सकता है? नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल इतना अप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होते हैं। हालांकि आर्तव चक्र नहीं है, फिर भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होते हैं। कब? एक प्रेग्नेंट फीमेल में। आएगा, टेंशन मत लेना, ये सारी बातें आएंगी। जो ड्रॉपर्स है वो शायद इस बात को, कंसेप्ट को समझ गए होंगे। उनको याद आ रहा होगा, जिन्होंने पिछले साल भी पढ़ा था, एक महिला जब गर्भावस्था को या गर्भ धारण कर लेती है तो आर्तव चक्र तो बंद हो जाता है, फिर भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। और वो कहां से निकलता है? याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम से। याद करो, कोई HCG नामक हार्मोन था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो क्या निकलवाता था? प्रोजेस्टेरोन निकलवाता था। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था पिछले साल? हाँ जी, चलिए जी। तो ये थी कौन? पीयूष ग्रंथि। और इसी के साथ हमने समाप्त कर दिया है क्या?
ये पूरा का पूरा टॉपिक यानी स्त्री जनन तंत्र। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो स्टार्ट होएगा वो होएगा युग्मक जनन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। हाँ जी सर, मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है? नहीं। क्यों सर? और भी हार्मोन्स होते हैं जो प्रोलैक्टिन के लेवल को डिक्रीज करने का काम करते हैं, है ना। मन में प्रश्न आएगा ना, हाँ सर मेनोपॉज के बाद भी तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए स्तन कैंसर जो होता है, स्तन कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ज्यादातर मेनोपॉज के बाद ही क्यों होता है? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन का लेवल अगर थोड़ा सा अप हो जाए तो दूसरे हार्मोन उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से अनियमित रूप से कोशिकाएं वृद्धि करने लग जाती हैं और क्या हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। हाँ जी सर, क्विक रिवाइज करना। शिवानी, आप क्लास के बाद में अपने आप क्विक रिवीजन करना, ठीक है? तुम क्लास में ना और फिर लास्ट में बोले सर क्विक रिवीजन करा दो, क्विक रिवीजन करा दो। 10 बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं, फिर क्या उस टाइम पे नहीं सुनाई देता है तुमको चीजें, है? चलिए जी, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बंद कर दीजिएगा। सर रजोनी वृत्ति क्या होता है? तूने रज चक्र पढ़ लिया, जब आएगा तो वेट करना यार, पेशेंस रख, आएगा। सर पेक्टोरलिस मेजर मसल का पॉइंट लिखा दीजिए, बस इतना सा याद रख लीजिएगा। पेक्टोरलिस मेजर मसल में क्या, ये जो 3 से 16 पसली जो होती हैं, जिनके सामने स्तन ग्रंथियां होती हैं, इन पसलियों के बीच लिख देता हूं 3 से 6 परशुक के बीच पेक्टोरलिस मेजर मसल व्रत अंश पेशी पाई जाती हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सोनू राजपूत, यस, वृद्ध भगोष्ठ की जगह लघु भगोष्ठ लिखा हुआ, उसको सही करना है आपने, डायग्राम में भी और थ्योरी में भी सही करना है। जहां वृद्ध भगोष्ठ लिखा हुआ था भगशेफ वाला, वो लघु भगोष्ठ करना है, ठीक है। चलो जनाब, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहां पर युग्मक जनन, जिसकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से है। युग्मक जनन, बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। अब देखिए, युग्मक जनन में हम किस तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं। देखो, युग्मक जनन का मीनिंग आपको समझ में आता है। युग्मक जनन का मीनिंग क्या होता है? सर युग्मक जनन का मतलब होता है, सर युग्मक जनन का मीनिंग होता है छठा टॉपिक है युग्मक जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? युग्मक निर्माण। सिंपल। क्या होता है युग्मक जनन? युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सर युग्मक जनन बोल रहे हैं। अब बात आ रही है, सर नर में जो युग्मक होता है उसका नाम होता है शुक्राणु। तो नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। सर चेस्ट और ब्रेस्ट में क्या डिफरेंस है? उतना ही डिफरेंस है जितना तेरे अंदर खाली दिमाग है। हाँ जी, नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। शुक्र जनन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं फिर बोल देता हूं, हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में कई सारी मिस्टेक्स हैं, प्लीज उसमें ध्यान से सुनना। कई जगह आपको वर्ड दिखाई देगा शुक्राणु जनन, जिसको आपको सही करना है। वेरीफाई करने के लिए हम इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी भी देखेंगे, ठीक है। तो नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। और मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंड जनन बोलते हैं, ठीक है। मादा
युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडजनन बोलते हैं। मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है इसको हम क्या बोल रहे हैं? अंडजनन कह रहे हैं। oogenesis। ठीक है, उसमें प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों होते हैं रानी चौरसिया। तो युग्मक निर्माण प्रक्रिया युग्मक जनन, नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन, मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया अंड जनन होती है। ठीक है, अब इनमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सर सबसे पहले हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सर शुक्र जनन की बात करेंगे, यानी स्पर्मैटोजेनेसिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्पर्मैटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं, यानी सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्या? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। आइएगा, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया? शुक्र जनन बोल दिया, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? शुक्र जनन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ऑर्डर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं? युग्मक निर्माण प्रक्रिया को हमने बोला युग्मक जनन। ठीक है, नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंड जनन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? शुक्र जनन पढ़ने वाले हैं, यानी स्पर्मैटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। आइएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या? स्पर्मैटोजेनेसिस, शुक्र जनन। सबसे पहला बिंदु, सर ये शुक्र जनन जो है ये प्रारंभ कब होता है? ये स्टार्ट कब होता है? तो बेटा ये प्रारंभ कब होता है? जब एक लड़का लगभग 12 से 14 वर्ष का होता है। 12 से 14 वर्ष उसकी आयु होती है। कौन? ये कब प्रारंभ होता है नर में? जब एक लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस जिसको हम अधश्चेतक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधश्चेतक कहते हैं। हाइपोथैलेमस से हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा? GnRH। GnRH हार्मोन स्रावित होता है। जो अग्रपीयूष ग्रंथि से, अग्रपीयूष ग्रंथि से LH और FSH हार्मोन स्रावित करवाता है। ये तो जस्ट हमने एक छोटी सी थ्योरी लिखी, अब इसको समझना भी तो पड़ेगा। यहां तो हमने लिख दिया कि शुक्र जनन जो है वो कब स्टार्ट होता है, कब प्रारंभ होता है? जब एक लड़का 12 से 14 वर्ष की आयु का होता है तो उसके अंदर हाइपोथैलेमस जो होता है, जो हमारे ब्रेन का एक पोर्शन होता है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH। आई नो आप सीधा टाइप करेंगे सर GnRH क्या होता है, बताऊंगा। ये एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, जो अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलवाता है। एक का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH। आप सीधा टाइप करेंगे सर LH क्या होता है, FSH क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? अभी लिख रहा हूं, डन। ये हमने जस्ट लिखा है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा देखिएगा क्या बोला हमने। ये क्या हुआ था यार, ये कहां से आ गया? ठीक है, हमने बोला भैया यहां पर, ये कहां से आ रहा है? हमने बोला यहां पर भैया एक लड़का है 12 से 14 वर्ष का हुआ। अब इधर देखिएगा, उस लड़के का जो ब्रेन जो होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भी लड़का ही हूं। जब मैं 12 से 14 वर्ष का हुआ था लगभग उस टाइम पर, तो मेरे ब्रेन का एक पोर्शन होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। इस तरीके से क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस से ग्रंथि जुड़ी होती है
और इस ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि। अगर ये हाइपोथैलेमस है तो इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी हुई है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। एक बालक ने अभी अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, सर क्या पीयूष ग्रंथि नर में होती है मादा में, दोनों में होती है। ठीक है, क्या ब्रेन जो होता है उसका एक पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है पीयूष ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस जो होता है और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, अभी तक देखिएगा, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके ये इस तरीके से दो भाग हैं। वैसे तो 3 होते हैं लेकिन अभी सिर्फ 2 बता रहा हूं। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अग्र पीयूष, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं पश्चय पीयूष। एक और पोर्शन होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, जो हमारे अंदर ह्यूमंस में थोड़ा सा अल्प विकसित होता है, जिसको हम मध्य पीयूष भी बोलते हैं। तो अभी मैं मध्य पीयूष नहीं लिख रहा हूं, ये कंसेप्ट हम किसमें देखेंगे, एक चैप्टर में 11वीं कक्षा का आखिरी अध्याय उसमें देखेंगे। अभी जो समझने की जो चीज थी वो ये जो अग्र पीयूष जो होता है, इस अग्र पीयूष के अंदर कई सारे हार्मोन्स होते हैं। 6 से 7 हार्मोन्स आपको याद रखने हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक याद रखना है अग्र पीयूष में, एक होता है LH, एक होता है FSH, एक होता है GH, एक होता है TSH, एक होता है ACTH और एक होता है PRL। ये आपको 6 हार्मोन अभी के लिए याद रखने, इनकी फुल फॉर्म भी अभी के अभी याद रखनी है। LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिनको याद है बहुत अच्छी बात, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH की होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ट्राई करिएगा इंग्लिश में याद रखने की। अरे भैया गुड़िया Z हमने देख लिया और बोल भी दिया है। GH की याद रखनी है ग्रोथ हार्मोन। TSH की याद रखनी है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ट्राई करिएगा इनको नाम इंग्लिश में याद रखें, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और लास्ट PRL की याद रखनी है प्रोलैक्टिन। तो ये 6 हार्मोन हैं जो हमारी इस अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना। एक लड़का जब 12 से 14 वर्ष का होता है, एक नर जब 12 to 14 ईयर्स का होता है, तो उसके ब्रेन से, उसके ब्रेन के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है यहां से। और ये हार्मोन जो होता है ये आता है कुछ नलिकाओं के द्वारा, जिनको हम रक्त नलिका बोलते हैं। रक्त नलिका के द्वारा यहां पर आता है। किसके द्वारा आ रहा है? रक्त नलिकाओं के द्वारा आता है यहां पर। ये रक्त नलिकाएं हैं, ये रक्त नलिकाएं हैं, ये जा रही थी रक्त नलिका। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन छोड़ा इसके अंदर, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन यहां पर निकाला। ये हार्मोन यहां से होता हुआ यहां पर पहुंचा। इस हार्मोन का नाम है, जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम है GnRH। सर GnRH की फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH हार्मोन है जो कहां से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। कहां पर डाला हाइपोथैलेमस ने? रक्त नलिका में डाला। ये रक्त नलिका इस हार्मोन को ला रही थी और ये हार्मोन यहां से इस रक्त नलिका से किसके पास पहुंचा है सर? इस अग्र पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचा। और अग्र पीयूष ग्रंथि से इस हार्मोन ने 2 हार्मोन बाहर निकलवा दिए, एक LH और एक FSH। GnRH किसके पास पहुंचा सर? अग्र पीयूष ग्रंथि। और अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन बाहर रिलीज करा दिए, एक LH और एक FSH।
LH की फुल फॉर्म यहां लिख दी है, FSH की फुल फॉर्म यहां पर लिख दी है। 2 हार्मोन निकल चुके हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है यहां तक की बात कि लड़का जब 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH। ये GnRH किससे निकलता है? हाइपोथैलेमस से। किसके पास जाता है? अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाता है और अग्रपीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज करवा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन जो हैं ये जाते हैं एक नर के वृषण में। ये दोनों हार्मोन कहां पर जाएंगे? नर के वृषण में। कैसे जाएंगे? उड़ते हुए जाएंगे। हमेशा याद रखना, हार्मोन्स का फ्लो ब्लड के द्वारा होता है। हमेशा हमारे अंदर हार्मोन जो है वो किस माध्यम से जाते हैं? रक्त के द्वारा। तो ये दोनों हार्मोन रक्त नलिकाओं के साथ या रक्त के अंदर रक्त में मिक्स होकर रक्त से होते हुए रक्त नलिका से होते, भाई ये नलिका है, रक्त नलिका जिसके अंदर रक्त है, तो रक्त नलिका जा रही है जिसमें हार्मोन है। किसके पास पहुंची? वृषण के पास पहुंच गई। फाइनली वृषण के पास ये 2 हार्मोन गए हैं। अब जरा सोचिए, क्या हमने वृषण को जनद बोला था और क्या जनद को हमने अंग्रेजी में गोनिड्स बोला था? अब जरा सोचिए, इस हार्मोन की फुल फॉर्म देखो क्या लिख रहे हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज करवा रहा है, निकलवा रहा है, ऐसे हार्मोन को निकलवा रहा है जो गोनेड्स पर जाकर काम करेंगे। क्या बोला? ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा हार्मोन है ये जो रिलीज करवा रहा है। ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकला है ये यहां से इस अग्रपीयूष ग्रंथि से रिलीज करा रहा है, निकलवा रहा है। कौन से हार्मोन को? ऐसे हार्मोन को जो गोनिड्स के पास जा रहे हैं, जो जनद के पास जा रहे हैं। और नर में जो जनद जो है वो कौन है? वृषण है। डन। तो इसीलिए इस हार्मोन का मीनिंग समझ में आया। वाई वी कॉल्ड दिस GnRH? क्यों? क्योंकि दिस हार्मोन रिलीज, ये हार्मोन जो रिलीज करा रहा है ऐसे हार्मोन को जो गोनिड्स में जाएंगे। कौन से? LH और FSH। डन। अब सर ये वृषण में जाकर करेंगे क्या? मैंने कहा आइए समझते हैं। ये पहला बिंदु समझ में आ गया कि 12 से 14 वर्ष का होता है तो हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। ये GnRH अग्रपीयूष ग्रंथि से LH FSH निकलवा देता है। ठीक है सर। अब ये LH का क्या कार्य है और ये FSH का क्या कार्य है ये हमें पढ़ना है बेसिकली। ये LH और ये FSH इनका कार्य क्या है ये हमें पढ़ना है मेन। तो आइए हम पढ़ते हैं यहां पर LH और FSH का कार्य। दूसरा बिंदु, ठीक है, ये दूसरा बिंदु नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि भैया हमें इनका कार्य पढ़ना है, इनका फंक्शन पढ़ना है। ये LH FSH क्या करेंगे यही हमें पढ़ना है। मैंने कहा आइए LH FSH की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LH की। ये LH जो है ये हमारे वृषण में आया और वृषण के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो कोई अंतराली कोशिका थी, उस अंतराली कोशिका जो अंतराली अवकाश में मिल रही थी, सोचो उस अंतराली कोशिका का नाम क्या था? जल्दी से दिमाग लगाओ। अंतराली कोशिका जो थी उस अंतराली कोशिका का दूसरा नाम क्या था? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। उसको हमने लीडिग कोशिका बोला था। उसको हमने लीडिग कोशिका बोला था। हाँ सर। और याद करिए हमने क्या पढ़ा था कि लीडिग कोशिका क्या निकालती है? हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लीडिग कोशिका जो होती है ये क्या उत्पन्न करती है? सर ये लीडिग कोशिका कुछ हार्मोन निकाली थी। हाँ सर। कौन सा हार्मोन निकाली थी याद करो? सर ये लीडिग कोशिका हार्मोन निकालती है। मैंने कहा कौन सा? सर पुंजन हार्मोन। याद आ रहे हैं? एंड्रोजन जिसको हमने बोला था। और मेन एंड्रोजन कौन था? सर टेस्टोस्टेरोन था। याद आ रहा है? पढ़ा था हमने। मेन पुंजन हार्मोन कौन था? सर टेस्टोस्टेरोन था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ सर। तो ये वृषण के अंदर अंतराली कोशिका, लीडिग कोशिका ये पुंजन हार्मोन निकालते कब? जब ये LH इन अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। कौन? ये LH जो होता है, LH क्या करता है? प्रेरित करता है अंतराली कोशिकाओं को ये निकालने के लिए। मीनिंग समझ में आया कि भैया ये एक हार्मोन है LH, ये कोशिका है अंतराली कोशिका। ये LH आया, अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित किया कि बनाओ और निकाल दो। क्या बनाओ?
पुंजन हार्मोन। क्या निकाल दो? पुंजन हार्मोन निकाल दो। तो इन कोशिकाओं से इसके स्त्रावण के लिए उत्तरदायी कौन था? एलएच था। तो इस चीज को हम यहां पर दूसरे बिंदु में लिख देते हैं सीधा सीधा कि भैया एलएच का कार्य क्या होता है? सर एलएच अंतराली कोशिका या लीडिग कोशिका, लीडिग सेल्स पर कार्य करके उनसे पुंजन हार्मोन स्रावित करवाता है। डन। इतनी सी बात क्लियर है? डन। एलएच ने क्या कर दिया? सर अंतराली कोशिका को प्रेरित किया, अंतराली कोशिका ने यह हार्मोन निकाल दिया। अभी तो देखिएगा, इस एलएच हार्मोन का एक और नाम है। इस एलएच हार्मोन को हम आईसीएसएच भी बोलते हैं। मैं आईसीएसएच की जस्ट फुल फॉर्म लिख रहा हूं और आप अपने आप सोचेंगे कि आपको समझ में आई या नहीं आई। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाकर इसकी फुल फॉर्म समझ पाते हैं। आईसीएसएच की फुल फॉर्म होती है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का दूसरा नाम है, जो एलएच है उसका दूसरा नाम है आईसीएसएच। अब सोचो क्यों हमने इसको आईसीएसएच नाम दिया होगा। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। कितने बच्चों को यह समझ में आया कि सर आपने एलएच को यह नाम क्यों दिया? आपने इस एलएच को यह नाम क्यों दिया? सोचो, दिमाग लगाओ। एलएच की फुल फॉर्म क्या थी? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। आप इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को यह नाम क्यों दे रहे हो? पकड़ पाए? समझ पाए? समझ पाए? क्यों? क्योंकि ये हार्मोन जो है, एलएच हार्मोन जो है, वो किस पर काम कर रहा है? इन कोशिकाओं पर। और इन कोशिकाओं को हम लीडिग कोशिकाओं को एक और नाम क्या दिए थे? अंतराली कोशिका। बेटा अंतराली कोशिका जो होती है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल बोले थे। हाँ सर, अंतराली कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। यानी एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है ये बनाने के लिए। तो एलएच का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ऐसे हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल प्रेरक हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है ये बनाने के लिए, ये एलएच, इसलिए नाम पड़ा आईसीएसएच। डन। इतनी सी बात क्लियर है? चलें आगे। डंडना डंडन। ठीक है सर, अब आगे। अब सर ये जो एंड्रोजन जो निकले हैं, सर ये जो एंड्रोजन जो आपने यहां पर मेल के अंदर निकाल दिए, ये एंड्रोजन पुंजन हार्मोन जो निकाले, अब ये क्या करेंगे? मैंने कहा आइए बात करते हैं तीसरा बिंदु। ऑर्डर देखते जाना बिंदु दर बिंदु। सबसे पहला बिंदु हमने लिखा कि भैया शुक्र जनन पढ़ रहे हैं। कब प्रारंभ होता है? 12 से 14 वर्ष में। तब क्या होता है जनाब? ये निकलता है। कहां से निकलता है? यहां से निकलता है। निकलने के बाद कहां जाता है? यहां जाता है। क्या निकलवाता है? ये निकलवाता है। जिसमें से ये क्या करता है जनाब? एलएच जो है, ये एलएच जो है ये वृषण के अंदर अंतराली कोशिका पर जाता है। अंतराली कोशिका पर जाकर ये निकलवाता है। अब जनाब ये क्या करता है? वो हम तीसरा बिंदु पढ़ेंगे। आइएगा, ये एलएच किसके पास गया था? याद रखना, ये एलएच जो है वृषण में यहां गया था। ठीक है जी, चलें आगे। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, नहीं तो कोई बालक कहेगा साल ये कैचे कैचे हो गया। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हमने ये पढ़ा, एलएच जो होता है ये आईसीएसएच इन कोशिकाओं के पास जाता है और पुंजन हार्मोन निकलवाता है ना। अब बात आ रही है सर ये पुंजन हार्मोन क्या करेगा? मैंने कहा ये तीसरा बिंदु। ये जो पुंजन हार्मोन जो है, ये जो पुंजन यानी एंड्रोजन यानी एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन जो मेन था,
ये क्या काम करेगा? तो इस टेस्टोस्टेरोन के कई सारे काम होते हैं, जिसमें से कार्य की अगर मैं बात करूं तो कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें से एक कार्य होता है मसल्स का डेवलपमेंट, मसल्स का विकास, मसल्स का डेवलपमेंट। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं और बॉडी बनाते हैं, मैं भी जाता हूं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, जो बहुत ही गलत, और ड्रग्स बेसिकली जिनको हम बोलते हैं। उनमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, मसल्स की ग्रोथ कराता है। तो याद रखना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मसल्स की डेवलपमेंट करता है। अब एक बॉडी के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, आप अतिरिक्त डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है मसल तो बिल्ड होएगी, लेकिन एक हार्मोन का एक लेवल अगर अतिरिक्त हो जाएगा तो उसके ड्रॉ इफेक्ट्स, या हम बोलेंगे उसके इल इफेक्ट्स, या हम बोलेंगे उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कार्य कर रहा है सर? मेल्स के अंदर मसल का डेवलपमेंट करता है। अब जरा खुद सोचो, फीमेल्स में ज्यादा मस्कुलर डेवलपमेंट होता है कि मेल्स में होता है? मेल्स में। क्यों? क्योंकि मेल्स के अंदर ये हार्मोन मसल्स का डेवलपमेंट कराता है। दूसरा, द्वितीय लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं सर, द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? आवाज का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछों का आ जाना, मसल्स का डेवलपमेंट, ये सारे क्या कहलाते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। आवाज की तीव्रता कम हो जाना, ये आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ आ जाना, ठीक है, ये सारे क्या आते हैं? ये कोई पूछने वाला नहीं, जस्ट समझना था। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, और वो देखते हैं कितने बालक समझ पाएंगे। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ध्यान से सुनना, ये टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनक नलिका में जाता है, शुक्रजनक नलिका में जाता है, और अगर आपको याद आ रहा हो, शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका, याद आ रही है कोई कोशिका? याद आ रही है कोई कोशिका? शुक्राणुजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, याद आ रही है? शुक्राणुजन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया को शुक्र जनन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करता है। जरा इसका एक बार पढ़िए, यहां पर जो मैंने लिखा है एक बार आराम से सोचिए कितनी बात आपको समझ में आई है। कोई है इधर? कोई है? पांच मिनट। हाँ जी, ये लाइन समझ में आई? क्या बोला हमने? आपको याद आ रहा है इस तरीके से शुक्रजनक नलिकाएं मिल रही थी, उन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर कोशिकाएं पाई जा रही थी, जिनको हमने क्या बोला था सर? नर जर्म कोशिका। याद आ रहा है क्या बोला था? नर जर्म कोशिका। या शुक्राणु जन कोशिका, याद आ रहा है? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और हमने बात करी थी यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर क्या बनाएंगे? शुक्राणु। यही स्पर्मेटोगोनिया जो यहां पर मिल रही थी, यही आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणु का। लेकिन कब करेंगे? जब कोई इनको आकर प्रेरित करेगा। सर नहीं समझ में? वापस से सुन, मैं फिर से बता रहा हूं, वापस से सुनो मेरे भाई किंग अविनाश, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपसे बोला ये शुक्रजनक नलिका याद आ रही है? वृषण में पड़ी थी? हां सर पड़ी थी।
याद कर हमने क्या बोला था, इस शुक्रजनक नलिका के अंदर दो प्रकार की कोशिका थी सर, कौन कौन सी? एक थी याद कर, नर जन्म कोशिका या शुक्राणु जन्म कोशिका। हाँ सर, एक तो वो थी। और एक कौन सी थी? एक कौन सी थी सर? सर्टोली कोशिका। मैंने कहा याद कर, इनमें से कौन सी कोशिका शुक्राणु बनाती है? सर ये वाली कोशिका जो है वो शुक्राणु बनाती है। कौन? ये वाली कोशिका जो है वो क्या बनाती है? शुक्राणु। लेकिन कब बनाएगी? जब उसको आकर कोई कहेगा ना, प्रेरित करेगा ना कि चलो स्टार्ट करो, क्या? शुक्र जनन प्रक्रिया स्टार्ट करो और शुक्राणु का निर्माण करो। तो वो कौन आएगा सर? वो आएगा ये टेस्टोस्टेरोन। वो है कौन? ये एंड्रोजन। खत्म। अरे बांगड़ू लाल, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर। छल तीछला समझ में नहीं आला, छल तीछला समझ में नहीं आला, चल तीछला समझ में नहीं आला। ये कौन है? शुक्रजनक नलिकाएं हैं। इनके बाहर कोई अंतराली कोशिका थी? हाँ सर। अंदर दो प्रकार की कोशिका थी, जिसमें से एक जर्म कोशिकाएं थी जिनका नाम था नर जर्म कोशिका, शुक्राणु जन्म कोशिका। हाँ सर। हमने बोला इन अंतराली कोशिका के पास कौन आया सर? एलएच। एलएच आया। इन कोशिकाओं ने क्या निकाला दिया सर? इन कोशिकाओं ने निकाल दिया क्या सर? इन कोशिकाओं ने निकाल दिया क्या सर? पुंजन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन अंदर जाएगा और अंदर जाकर इन कोशिकाओं को कहेगा कि स्टार्ट कर दो। क्या स्टार्ट कर दो? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दो। अब बताओ, अब समझ में आ गया शिवम गिरी? अब सही पढ़ा रहे हैं शिवम गिरी हम हैं? अभी चीज क्लियर आ गई? दंडना दंडन सभी को। यही चीज मैंने यहां पर लिखी, क्या कि भैया ये जो पुंजन हार्मोन, ये जो एंड्रोजन जो था, दिस इज एंड्रोजन। ये कौन है सर? ये एंड्रोजन है। ये एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन है। कहां से निकला टेस्टोस्टेरोन सर? इन कोशिकाओं से। इन कोशिकाओं का नाम क्या था? लेडिग सेल। वापिस से सुन, ये लेडिग कोशिका है। इनके ऊपर कौन आया? एलएच। एलएच ने इन लेडिग कोशिका से क्या निकलवाया सर? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन अंदर जाकर क्या करेगा सर? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन स्पर्मेटोगोनिया को आदेश देगा कि चलो भैया अपने काम पे लग जाओ और शुक्राणुओं का निर्माण कर दो। डन? क्लियर है? चलें आगे। अब कैसे? अब बात आ रही है सर, ये तो आपने बता दिया कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ये इन शुक्राणु जन कोशिकाओं को प्रेरित करेगा शुक्र जनन करने के लिए। कैसे? कैसे करेगा? क्या होएगा? प्रक्रिया क्या होएगी? तो वो प्रक्रिया अब हम देखने वाले हैं। क्या? शुक्र जनन प्रक्रिया। तो आइएगा जरा ध्यान से सुनना। ये तीसरा बिंदु था जिसमें हमने इसकी बात कर ली है। अभी एक और चीज और समझ लेते हैं। क्या सर? चौथा बिंदु। सर ये तो आपने एलएच का कार्य बता दिया। यहां पर किसका कार्य बता दिया सर? ये तो एलएच का काम बता दिया। ये कौन सा बिंदु हो गया भैया? ये हमारा पहला बिंदु था। इसको दूसरा बिंदु बोलेंगे और इसको तीसरा बिंदु बोलेंगे और इसको अब हम चौथा बिंदु बोलेंगे, है ना? तीसरा हो गया, दूसरा हो गया और अब ये चौथा बिंदु। हाँ जी, हमने एलएच का कार्य देख लिया। सभी को समझ में आ गया? यस, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तभी बालों की संख्या, बालों का घनत्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है। हाँ जी, डन। अब हम देखते हैं सर एफएसएच। सर ये तो आपने एलएच का कार्य बता दिया, सर एफएसएच क्या करेगा? सर ये एफएसएच भी तो निकला था ना भाई, आपने यहां पर एलएच भी निकलवाया। हाँ सर, एलएच जाकर वृषण में क्या कर रहा था सर? एलएच जो था वो वृषण में जाकर क्या कर रहा था सर? एलएच जो था वो किसके पास गया सर? लेडिग सेल्स के पास गया और लेडिग सेल्स ने क्या निकाल दिया सर? एंड्रोजन निकाल दिए। हमने बोला एंड्रोजन जो है वो स्टार्ट करेंगे क्या? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। सर ये क्या करेगा? एफएसएच क्या करेगा? ये तो बताया नहीं। मैंने कहा आइए बात करते हैं। सर ये एफएसएच क्या करेगा? अब इधर देखिएगा, आपको यहां पर सर्टोली कोशिका याद आ रही है? हाँ जी, क्या आपको ये सर्टोली कोशिका याद आ रही है? हाँ सर, सर्टोली कोशिका याद आ रही है, बिल्कुल याद आ रही है। कौन सी कोशिका सर? सर्टोली कोशिका। ये जो एफएसएच जो होता है ये सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है। सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है।
किस पर कार्य करता है? सर सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। वो किस पर कर रहा था? लेडिग कोशिका पर। ये किस पर करेगा? सर्टोली कोशिका पर। अब सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है तो सर्टोली कोशिका क्या करती है वो जरा ध्यान से सुनना। ये सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है। क्या बोलेंगे? जैसे ही सर्टोली कोशिका पर कार्य करेगा तो सर्टोली कोशिका क्या करेंगी? सर्टोली सेल्स पोषण प्रदान करेंगी। अब किसे पोषण प्रदान करेंगी? क्या मुझे बताने की जरूरत है? सोचो, किसे पोषण प्रदान करना स्टार्ट कर देंगी? सर ये जो शुक्राणु जन कोशिकाएं थी इनको पोषण प्रदान करना स्टार्ट कर देंगी। देखो सोचो, न्यूट्रिशन भी मिलना स्टार्ट हो गया, पोषण मिलना स्टार्ट हो गया, है ना, और साथ साथ टेस्टोस्टेरोन भी प्रेरित कर रहा है, यानी एनर्जी भी मिल रही है। और कोई आया उसने बोला प्रक्रिया चालू कर दो, तो दो ही तो चीजें करनी थी। अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। तो एनर्जी यहां से कैसे मिलेगी? पोषण के द्वारा। तो पोषण कौन देगा? सर सर्टोली कोशिका। तो जरा सोचो, ये सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करेंगे किनको? उन्हीं नर जर्म कोशिकाओं को। किसको? वो जो नर जर्म सेल्स जो थी उनको पोषण प्रदान करेंगी। हाँ सर। नर जर्म कोशिकाओं को जैसे ही पोषण मिलेगा वो स्टार्ट कर देंगी कौन सी प्रक्रिया? शुक्र जनन। तो अब आप दिमाग लगाइए, शुक्र जनन अगर कराना है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन आपको इन जर्म कोशिका से, या जिनको हमने शुक्राणु जन कोशिका बोला, शुक्राणु जन बोला, ये शुक्राणु जन कोशिका या ये जो नर जर्म कोशिका है, अगर ये शुक्राणु बनाना चाहती है तो इनको कोई ना कोई आकर बोले कि भैया स्टार्ट करो। इसने बोला हम स्टार्ट तो तब करेंगे जब पोषण मिलेगा। तो पोषण भी मिल गया सर्टोली कोशिका से, और किसी ने आकर प्रेरित भी कर दिया कि चालू करो। किसने आकर प्रेरित किया? सर टेस्टोस्टेरोन ने। आई नो कई बच्चे पूछेंगे सर वो एबीपी नहीं बताया आपने, पता है मुझे। कई बोलेंगे सर वो एबीपी नहीं बताया कि ये सर्टोली कोशिका एबीपी भी बनाती है, इनहिबिन भी बनाती है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और मैंने पहले ही चीज क्लियर कर दी थी, अतिरिक्त चीज पर मत जाना, टाइम वेस्ट होएगा। स्टिक टू एनसीईआरटी। किस पर टिके रहो? एनसीईआरटी पर टिके रहो। ठीक है, डन। चलिए सर, एफएसएच को तो हम पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। फिर यहां पर पुट्टिका का मतलब क्या है? यहां पर ये जो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ये पुटक की तरह होती है, इस तरीके से। पुटक मीन्स गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं। वैसे ये कैसी होती है? स्तंभाकार होती है, लेकिन ये स्तंभ के रूप में इस तरीके से पुटक बनाती हैं। ये देखो, ये स्तंभाकार होती हैं। इतना डिटेल में वैसे कोई जाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये इस तरीके से क्या बनाती हैं? पुटक बनाती हैं। क्या बना देती हैं? पुटक बना देती है। इसलिए इस एफएसएच को हम पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोल देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जिसके दिमाग में था कि सर इसको पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ये तो सर्टोली कोशिका पर कार्य कर रही है। सर्टोली कोशिका कैसी होती है? ये आपकी कैसी होती है? कॉल्यूमिनर सेल्स होती है। किस तरीके से होती है? कॉलम्स बनाती है इस तरीके से। ठीक है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, और ये स्तंभाकार कोशिका इस तरीके से पुटक बना लेती है, इसलिए हम इनको पुटक प्रेरक हार्मोन भी बोल देते हैं। वैसे पुटक प्रेरक हार्मोन यहां से ज्यादा बेटर वर्ड कहां पर होता है? फीमेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स में आप पढ़ेंगे क्या? प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, ग्रेफिन पुट्टिका, ये सारे वर्ड आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा। एफएसएच ने अपना काम कर दिया, हाँ सर। एलएच ने अपना काम कर दिया, हाँ सर। अब बात आ रही है कि सर अब है इसका कार्य, अब इसको करना है। क्या करना है सर? शुक्र जनन करना है। तो आइए शुक्र जनन कराते हैं। 5वां बिंदु, और वो है शुक्र जनन प्रक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं सर? शुक्र जनन प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। बहुत सीधी सीधी सिंपल प्रक्रिया है। मनोज जी एक बार रिफ्रेश कर देना। सीधी सीधी सिंपल सी प्रक्रिया है शुक्र जनन प्रक्रिया। क्या है शुक्र जनन प्रक्रिया? बहुत सीधी सीधी, बहुत ही सिंपल। आपने भैया शुक्राणु जन कोशिका यहां पर वर्ड लिखा था शुक्राणु जन कोशिका या नर जर्म कोशिका। अरे क्लास बंद हो गई है का? चल गई है? हाँ जी,
चल रही है? चल, हमने बोला सर आपने बीच में क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मैंने बोला अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ही आपका कनेक्शन टूटा होगा मैंने बस इतनी सी बात बोली कि बेटा यहां पर इन नर जर्म कोशिका, शुक्राणु जन कोशिका को पोषण भी मिल गया, टेस्टोस्टेरोन ने प्रेरित भी कर दिया, चलो चालू करते हैं अब कौन सी प्रक्रिया? शुक्र जनन प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यहां से बोला मैंने, ठीक है, डन। बस इतनी सी बात बोली मैंने। ये जो चौथा बिंदु था सर हमको समझ में नहीं, अबे भोंदू हो क्या बे, इतनी बार बोल दिया। एफएसएच जो है सर्टोली कोशिका, ये बता तो दिया। सर्टोली कोशिका जो थी ये सर्टोली कोशिका है। इन सर्टोली कोशिका को कौन प्रेरित कर रहा है? सर इन सर्टोली कोशिकाओं को एफएसएच प्रेरित कर रहा है। क्या देने के लिए गुरु? पोषण देने के लिए। ये जो कोशिकाएं हैं इनको पोषण देने के लिए। जनाब इनको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। अब प्रक्रिया चालू हो जाएगी, कौन सी? शुक्र जनन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात बोली है। फिर वही बात ना सनातनी बॉय, तुम नई बात मानोगे। देख तेरे को पढ़ना है तो वहां पर जाकर पढ़ सकता है, लेकिन यहां पर क्लास में आकर पुरानी चीजों को वापस से अगर रेक्टिफाई करेगा तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा, तो वहां पर पूरा समझा रखा है, वहां पर आप समझ सकते हो। बार बार 1000 बार बोल दिया कि यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़नी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो भाई? हाँ जी, कौन है सर? शुक्राणु जन कोशिका है, और ये शुक्राणु जन कोशिका में शुक्र जनन होएगा। कैसे होएगा ध्यान से सुनना। ये मान लेते हैं ये शुक्राणु जन कोशिका है, और शुक्राणु जन कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ये शुक्राणु जन कोशिका धम 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 क्या करेगी? समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है, और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। हाँ सर, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। हाँ सर, शुक्राणु जन कोशिका ने धम 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 क्या करना स्टार्ट कर दिया सर? समसूत्री विभाजन, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं। ठीक है जी, अभी समसूत्री विभाजन है तो आप इतना तो ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि ये समसूत्री विभाजन होएगा तो यहां पर ये जो कोशिकाएं बनेंगी ये डिप्लॉयड होंगी कि हैप्लॉयड? अरे समसूत्री विभाजन है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी सर? समान रहेगी। सर अगर किसी के अंदर दाढ़ी कम आ रही है तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होगा क्या? मतलब इसको कोई मतलब नहीं है शुक्र जनन प्रक्रिया पढ़ने से। इस बालक के खुद के दाढ़ी नहीं आ रही होगी, इसलिए बीच बीच में कमेंट कर रहा है। अरे तुम्हारे दाढ़ी नहीं आ रही है तो भाई इसलिए पूछ रहे हो कि सर हमारे अंदर कहीं टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं है? क्या खाएं सर हम? भांगड़ू पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। पढ़ाई कर ले, पहले पढ़ाई कर ले, दाढ़ी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, पढ़ाई करने से दाढ़ी आ जाती है। पढ़ाई करेगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, दाढ़ी अपने आप आ जाएगी। हाँ जी, शुक्राणु जन कोशिका ने धमाधम क्या कर दिया? समसूत्री विभाजन कर दिया है। सर उसकी परिस्थिति को समझो। एक कह रहा है सर उसकी परिस्थिति भाई, अरे मनोज जी यार हटा देना, ना तो ये पढ़ते हैं ना ये पढ़ाने देते हैं। हटा दो, नहीं हटा दो, वास्तव में हटा दो। कितने हो रहे? 11:30 हो रहे ना, 11:33 हो रहे ना। मेरे को आप 11:45 पर एक बार बस याद दिला देना, ठीक है? हाँ जी, ये शुक्राणु जन कोशिका थी, इसने समसूत्री विभाजन के कई सारी कोशिकाएं बना दी हैं। अब ये भी सारी की सारी कैसे होंगी? द्विगुणित होंगी। अब इनमें से कुछ कोशिका, मान लो ये वाली कोशिका, ये वाली कोशिका, ये वाली कोशिका, ये कोशिका जो है आगे चलकर, ये कोशिका आगे चलकर क्या करती हैं सर? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। कौन सी? इन शुक्राणु जन कोशिकाओं में। ये शुक्राणु जन कोशिका है, ये सारी की सारी शुक्राणु जन कोशिका थी। हाँ सर, इन शुक्राणु जन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो आगे चलकर क्या कर रही है सर? अर्धसूत्री विभाजन कर रही है। इन कोशिकाओं को
हम नाम दे रहे हैं क्या? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या नाम दे रहे हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इतना सा कंसेप्ट आपको समझना था क्या कि सर शुक्राणु जन कोशिका यहां पर मिल रही है? मैंने कहा हाँ। पोषण मिल गया? हाँ। टेस्टोस्टेरोन ने आकर इनको प्रेरित किया? हाँ कर दिया। इन्होंने क्या किया सर? धक धक धम 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 समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ली। ठीक है, अब ये जो बहुत सारी शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं जो आगे चलकर क्या करने वाली हैं सर? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो बताइए, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका भी डिप्लॉइड है। अरे इतनी सारी शुक्राणु जन कोशिकाओं में से कुछ कोशिका क्या कहला रही है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जिनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब जनाब ये है हमारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जिनमें क्या हो रहा है सर? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। अभी फ्लो चार्ट बना दूंगा मैं यहां पर। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब आप मुझे बताइएगा, अर्धसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं थी, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है दोस्त, बाहर निकाल देते हैं हम यहां पर। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। कौन है ये? डिप्लॉइड प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। इसमें क्या हो रहा है सर? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो था उसकी दो अवस्थाएं थी। सबसे पहला था अर्धसूत्री प्रथम, और याद करिए अर्धसूत्री प्रथम जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। हाँ सर, तो दो कोशिका बनेंगी। हाँ जी, और ये दोनों कोशिका कैसी होंगी सर? हैप्लॉइड होंगी। हाँ जी, हैप्लॉइड होंगी। ये जो हैप्लॉइड कोशिका जो बनी है, इन हैप्लॉइड कोशिकाओं को हम नाम देते हैं द्वितीय शुक्राणु कोशिका। द्वितीय शुक्राणु कोशिका। अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा। क्या बोला? द्वितीय शुक्राणु कोशिका। ये है द्वितीय शुक्राणु कोशिका। अब ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका जो होंगी, इनमें आगे चलकर क्या होएगा सर? अर्धसूत्री द्वितीय होएगा। अर्धसूत्री प्रथम हो चुका था, अब क्या होएगा सर? अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री सेकंड जब होएगा, यानी मियोसिस सेकंड जब हो जाएगा, तो टोटल 4 कोशिका बन जाएंगी। हाँ सर, और ये चारों कोशिका भी कैसी होंगी सर? हैप्लॉइड होंगी। हाँ जी, इन कोशिकाओं को हम क्या नाम देते हैं? ये जो कोशिका, ये जो कोशिका यहां पर बनी है, ये कोशिका, इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिका। ये सिंपल शुक्राणु प्रसू। सबसे पहले क्या? शुक्राणु जन कोशिका, टेस्टोस्टेरोन आया, टेस्टोस्टेरोन ने प्रेरित किया क्या करने के लिए सर? समसूत्री विभाजन। ये शुक्राणु जन कोशिका, इसके पास टेस्टोस्टेरोन आया, शुक्राणु जन कोशिका को पोषण मिल गया किससे? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका ने इसको पोषण दिया, टेस्टोस्टेरोन ने बोला चलो प्रक्रिया चालू करो, इसने प्रक्रिया चालू करी, इसने समसूत्री विभाजन करा। समसूत्री विभाजन किया तो बहुत सारी क्या बनाई? शुक्राणु जन कोशिका बनी, जिनमें से कुछ शुक्राणु जन कोशिका आगे चलकर, जिसमें से कुछ शुक्राणु जन कोशिका जो है वो आगे चलकर, कुछ शुक्राणु जन कोशिका जो है वो आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन कर रही थी। अब वो शुक्राणु जन कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करती हैं, उन शुक्राणु जन कोशिका को हमने नाम दिया प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका वो कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ तो पहले क्या होगा? अर्धसूत्री प्रथम, जिससे 2 कोशिका बनी, दोनों की दोनों अगुणित थी, जिसका नाम है द्वितीय शुक्राणु कोशिका। फिर द्वितीय शुक्राणु कोशिका में हुआ अर्धसूत्री सेकंड, जिससे टोटल 4 बन गई कौन? शुक्राणु प्रसू कोशिका। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब फाइनली जरा देखिएगा, ये कोशिका जो है शुक्राणु प्रसू कोशिका, ये गोलाकार आपको दिखाई दे रही है। अब इनमें होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन, इनमें होते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस।
और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं उनके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? इस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण कर दिया सर? शुक्राणु का निर्माण किया, जिसको हम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। स्पर्म बोल दीजिए या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। अब आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था शुक्राणु प्रसू कोशिका से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। यहां से यहां तक की जो प्रोसेस जो थी उसको हमने बोला था शुक्राणु जनन। क्या बोला था? शुक्राणु जनन। और यहां से लेकर यहां तक की जो स्टेप जो थी उसको हमने बोला था शुक्राणु प्रसू जनन। क्या? शुक्राणु जन कोशिका से शुक्राणु प्रसू बनने तक की प्रक्रिया। कौन? इधर देखना, शुक्राणु फ्लो चार्ट बना रहा हूं, शुक्राणु जन, जिसको हम क्या बोले? स्पर्मेटोगोनिया। क्या किया सर? समसूत्री विभाजन किया, समसूत्री विभाजन किया। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कई सारी शुक्राणु जन कोशिकाएं बनी, जिनमें से कुछ क्या कहला रही थी सर? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहला रही थी। वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो थी, अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा, वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो थी उनमें क्या हुआ सर? अर्धसूत्री प्रथम। अर्धसूत्री प्रथम जब हुआ तो क्या बनी सर? द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनी। द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनने के बाद में अर्धसूत्री हुआ सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड जब हुआ तो क्या बनी सर? शुक्राणु प्रसू बनी। शुक्राणु प्रसू जब बन गई तो उसके बाद में क्या हुआ सर? संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन जब हो गया तो क्या बने सर? शुक्राणु। अब यहां से यहां तक की जो स्टेप जो थी, ये पूरी स्टेप जो थी कौन सी सर? यहां से यहां तक की जो स्टेप जो थी, यहां से यहां तक की जो चरण जो था, यहां से यहां तक की जो स्टेप जो थी, यहां से लेकर यहां तक का जो स्टेप जो था उसको हमने क्या बोला था? शुक्राणु प्रसू जनन। स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्या बोला था? स्पर्मेटिडोजेनेसिस बोला था। क्या नाम दिया था? स्पर्मेटिडोजेनेसिस बोला था। कहां से कहां तक सर जी? यहां से यहां तक। यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक का जो स्टेप जो था, जिसमें शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बना था, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे, इस स्टेप को हमने क्या बोला था? शुक्राणु जनन। अंग्रेजी में क्या बोला? स्पर्मियोजेनेसिस। ये वाली वर्ड थे। इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर हमने क्या बोला? शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ये थी बात। अब आप मुझे बताइए, एक शुक्राणु जन कोशिका से कितने शुक्राणु बन रहे हैं? या यूं मान के चलिए, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, ये एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है जो डिप्लॉइड है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दो हैप्लॉइड सेल बनी। दोनों हैप्लॉइड सेल क्या कहला रही थी? द्वितीय शुक्राणु कोशिका। और इन दोनों में जब अर्धसूत्री सेकंड हो गया तो 4 कोशिका बनी, जिनको हमने बोला शुक्राणु प्रसू कोशिका। और ये शुक्राणु प्रसू कोशिका से फाइनली क्या बना सर? शुक्राणु बन गए हैं। और ये भी कैसे हैं सर? हैप्लॉइड है। तो एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 क्या बन रहे हैं? शुक्राणु बन रहे हैं। ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बन रहे हैं? 4।
कितने शुक्राणु प्रसु बन रहे हैं? 4। कितनी द्वितीय शुक्राणु कोशिका बन रही है? 2। उल्टा कर लेते हैं। एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बन रहे हैं? 2। एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से कितने बन रहे हैं? 2। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। आपसे पूछ लिया 4 शुक्राणु प्रसु से कितने शुक्राणु बनेंगे? 4 शुक्राणु प्रसु से उतने ही शुक्राणु बनेंगे। ये था पूरा का पूरा स्टेप किसका? शुक्र जनन का। अब दिखा दीजिए, टाइम भी हो गया, 45 हो गए हैं। किसको क्या तकलीफ है? ठीक है सर, इसको इंग्लिश में नहीं लिखा है, सॉरी, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, माफ करना। इंग्लिश में वर्ड, सॉरी, इंग्लिश में वर्ड लिख देता हूं यहां पर। हाँ जी, ये तो लिख दिया। स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। और इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्पर्म, ये स्पर्मेटोजोआ। डन। तो ये हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, हमने हिंदी में भी लिख दिया है दोस्त, और ये पूरी प्रोसेस हमने देख ली है। किसमें कितनी बार कौन सा विभाजन होगा? मतलब किसमें कितनी बार कौन सा विभाजन होगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री प्रथम होएगा, द्वितीय शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड होएगा। इनमें कोई विभाजन नहीं होगा, केवल संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। डिप्लॉइड कौन सी है? सर ये जो है ये डिप्लॉइड है, ये जो है ये भी डिप्लॉइड है। ये वैसे तो लिखा हुआ, आपके सामने लिखा हुआ है भैया, ये डिप्लॉइड है, बनाई हुई है आपके सामने। ये जो है हैप्लॉइड है, बनाई हुई है आपके सामने। ये जो है ये हैप्लॉइड है, बनाए हुए हैं आपके सामने। ये हैप्लॉइड है, बनाए हुए हैं आपके सामने। कौन डिप्लॉइड है, कौन हैप्लॉइड है, सारा बता दिया है। सर प्राथमिक शुक्र कोशिका को हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोल रहे हैं, तो हम इसको बेटा ये नाम रखे हुए हैं, इंग्लिश में सीधे सीधे नाम रखे हुए हैं, हिंदी वालों ने बहुत गड़बड़ियां कर दी हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियो, इंग्लिश के वर्ड इतने करेक्ट है ना, मतलब एक ही बार में चीज समझ में आती है इंग्लिश के वर्ड। स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 इवेंट हो रहे हैं, पहले स्पर्मेटिडोजेनेसिस हो रहा है, फिर होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस मींस स्पर्मेटिड का निर्माण। ये स्पर्मेटोगोनिया से बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, यानी यहां से यहां तक स्पर्मेटिड बना दिया तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस। फिर उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्म बना रहे हैं, किससे? शुक्राणु प्रसूत। स्पर्मेटिड से स्पर्म बना रहे हैं तो उसको हमने बोला शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हिंदी में जो वर्ड है ये बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, तो जो है वो याद रखने आपके सामने है। हाँ जी सर, अगर द्वितीय शुक्राणु कोशिका में 40 बार विभाजन हुआ, द्वितीय शुक्राणु कोशिका में 40 बार विभाजन होएगा या 40 द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में विभाजन होएगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका है, इसमें तो 40 बार विभाजन करेगा, थोड़ा तो दिमाग लगा। ये एक कोशिका है जिसमें ये एक कोशिका है जिसमें तो 40 बार विभाजन करेगा, एक ही तो विभाजन होएगा, अर्धसूत्री सेकंड होएगा। ये बोल 40 द्वितीय शुक्राणु कोशिका हैं, उनमें अगर विभाजन होएगा तो कितने शुक्राणु बनेंगे? सोच, एक द्वितीय शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बन रहे हैं, तो 40 द्वितीय शुक्राणु कोशिका में अगर विभाजन होंगे तो कितने बन जाएंगे? दुगना कर दे, 80 बन जाएंगे।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमको समझ नहीं आया, फिर से देख लो बेटा। देखो ये हमने बोला ये शुक्राणु जन कोशिका आपको दिखाई दे रही है जो अंदर है, यहां पर ये अंदर है प्राइमरी ये अंदर है शुक्राणु जन कोशिका। ओके सर, ये शुक्राणु जन कोशिका थी, ऐसी बहुत सारी शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं अंदर। हाँ सर, अब इनको आकर टेस्टोस्टेरोन ने प्रेरित किया कि भैया काम करो। इन्होंने धड़ धड़ क्या कर दिए सर, विभाजन कर दिए, बहुत सारी शुक्राणु जन कोशिका बनी। अभी जो बहुत सारी शुक्राणु जन कोशिकाएं, इनमें से कुछ में स्टार्ट हुआ अर्धसूत्री विभाजन। जिनमें स्टार्ट हुआ उनको नाम दिया हमने प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। जिनमें नहीं हुआ उनको हमने नहीं बोला प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। जिनमें नहीं हुआ वो क्या कार्य करेंगी, ये डिटेल्ड में आता है। आगे वाली क्लासेस जो होती है, हायर क्लासेस होती है, उनमें पता लगता है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, जो यहां पर विभाजन से बनती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया ए, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया बी, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया ए जो होती है और बी जो होती है, इनमें से ए जो होती है एक स्टेम सेल की तरह कार्य करती है। ये स्पर्मेटोगोनिया ए बदलती रहती है, स्पर्मेटोगोनिया बी में विभाजन करती रहती है। इसीलिए एक नर के अंदर शुक्राणु की संख्या जो है, यह मेनोपॉज जैसी कंडीशन नहीं आती है, ओल्ड एज तक शुक्राणु बनते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये डिटेल में आती हैं, आपके लेवल में नहीं है या आपके कोर्स में नहीं दे रखी हैं। तो आप बिना फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा बेहतर है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे जहां यूजफुल होएगा। ठीक है, सीधा शुक्राणु जन कोशिका, समसूत्री विभाजन किया, क्या बनाई, बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी शुक्राणु जन कोशिका बनाई, जिनमें से कुछ क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। जो अर्धसूत्री विभाजन करेंगे उनको हमने नाम दिया क्या, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हमने अलग से दिखाई। मान लो ये वाली जो थी, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हमने बाहर करके दिखा दी। ये जो है इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री प्रथम होएगा तो ये बनेंगे, अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो ये बनेंगे, फिर इनमें संरचनात्मक परिवर्तन ये बनेगा, खत्म। हाँ जी सर, एक स्पर्मेटोगोनिया से 8 बनेंगी। बेटा मत कर ऐसे, एक स्पर्मेटोगोनिया से 8 बनेंगी। ये एक स्पर्मेटोगोनिया है। अब फिर बात वही आ जाएगी ना, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, इससे ये 2 स्पर्मेटोगोनिया बनी। अब हो सकता है दोनों की दोनों जो है वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका हो। ये भी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ये भी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इस कंडीशन में इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से आगे क्या बनेंगी, 2 द्वितीय शुक्राणु कोशिका, 4 क्या बनेंगे, शुक्राणु प्रस्तु 4 बन जाएंगे शुक्राणु, यानी यहां से क्या बन जाएंगे, 4 शुक्राणु बन जाएंगे, यहां से भी 4। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है कि मेरे भाई कुछ, अब मान लो इन दोनों में से ये जो स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोगोनिया बनी है, इनमें से मान लो एक जो है वो विभाजन नहीं करती अर्धसूत्री, तो 4 बनेंगे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपने तो समसूत्री की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लिखा है। अरे घोंचू लाल, कैसे बताऊं मैं, कौन है ये, आशीष गौतम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉइड है, जो समसूत्री विभाजन से बन रही हैं, जिनमें आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये बोल रहा हूं। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा, एनसीईआरटी पढ़, देख क्या लिखा हुआ है। यहां पर ध्यान से पढ़ना, देख क्या लिखा है। प्रतीक, यहां से पढ़ना स्टार्ट करना, ऊपर वाली लाइन आराम से समझ में आ जाएंगी। यहां से पढ़, शुक्रजनक नलिका के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। यही मैंने बताया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, शुक्राणु जन कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। बताया आगे। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ये बताया, जिसमें 46 गुणसूत्र है। ह्यूमंस में 46 होते हैं। ठीक है जी, आगे कुछ, आगे बढ़। कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब वो जो संख्या में बढ़ गई, जो शुक्राणुजन कोशिका ने संख्या बढ़ाई समसूत्री विभाजन करके, उनमें से कुछ
अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। जो करती है उनको हम क्या बोलते हैं? जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। बस ओके, अब आ गई बात समझ में। यही तो चीज मैंने तुमको बताई है दोस्त, यही तो चीज समझाई है। इस शुक्राणुजन कोशिका ने समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी शुक्राणुजन कोशिका बनाई, जिनमें से कुछ जो अर्धसूत्री विभाजन करने वाली है उनको हम नाम दे रहे हैं क्या? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्लियर है? बाकी आगे तो सिंपल है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब होता है, सर ये न्यूनकारी क्या है? बांगड़ू तो पढ़ाई किया कर, चैप्टर पढ़ पहले, सेल साइकिल सेल डिवीजन, तब पूछना फिर न्यूनकारी विभाजन क्या है। पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती है, जिन्हें हम द्वितीय शुक्राणु कोशिका बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीय शुक्राणु कोशिका दूसरा अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 अगुणित शुक्राणु प्रसूत स्पर्मेटिड पैदा करती है। लो भैया, सारी की सारी बात समझा दी है। तो कल की क्लास जो होगी वो कितने बजे होगी? 3 बजे होगी, है ना? और कल ढेर सारे प्रश्न दूंगा। अब तक टोटल 42 क्वेश्चन दिए, आंसर नहीं बताए, जिसमें से 23 के बाद वाले। कल जो है लगभग 40 क्वेश्चन और दूंगा, यानी टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 82, 90 के आसपास क्वेश्चन दे दूंगा मैं एनसीईआरटी कसरत में। और जो उस दिन वाले क्वेश्चन है उनके आंसर भी बता दूंगा पहले आकर। कल ना पहले आकर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनके आंसर बताऊंगा, डिस्कस कर लूंगा, और उसके बाद रिमेनिंग और सारे जो क्वेश्चंस है वो भी एनसीईआरटी कसरत के रूप में आपको कल दूंगा। आज जो पढ़ाया प्लीज इसके नोट्स बनाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क की, जो होमवर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है सर, दोगे या करवाओगे? जो पिछले दिए थे वो तो करवा दूंगा, और जो आगे आने वाले हैं वो दे दूंगा। ठीक है सुजीत, 23 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करवा दिए थे, उसके बाद 42 क्वेश्चंस दिए थे, जो रिमेनिंग जो थे उनके मैं करा दूंगा आंसर्स, और 42 के बाद और जो आगे और जो 40 क्वेश्चंस है वो आपको कल दे दूंगा। कल का टाइम वही होएगा, सिर्फ आज के लिए टाइम था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सर विभेदन करके कैसे बनता है? बेटा विभेदन का मतलब होता है संरचनात्मक परिवर्तन। देखो विभेदित का मतलब क्या होता है? एक निश्चित कार्य करना, एक स्पेसिफिक कार्य करना, यानी डिफरेंशिएट होना, यानी पर्टिकुलरली चीजों का निर्माण होना, एक संरचनात्मक परिवर्तन होकर एक स्पर्म का फॉर्मेशन होना, जिसमें कुछ एक्रोसोम बनेगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में होएंगे, जिसमें एक अक्षीय तंतु होएगा जो पूंछ में होएगा, जो कशाभिका जैसी संरचना होगी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? डिफरेंशिएशन होएगा, यानी एक चीज उभर कर, एक चीज अलग निखर कर आएगी। एक गोलाकार संरचना जो अभी तक चलती आ रही थी, अब एक अलग संरचना बनकर पैदा होगी, जिसका नाम है शुक्राणु। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विभेदन कहलाएगी। सर टेस्ट नहीं खुल रहा, ये देखो इसको टेस्ट खोलना है, अभी संडे को टेस्ट है, कह रहा टेस्ट नहीं खुल रहा। हाँ जी, टेस्ट संडे को होएगा, और जितना कल तक पढ़ाऊंगा वो आएगा, और पुष्पे पादुपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पढ़ना आराम से हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं कल बेटा 3 बजे। 3 बजे कल क्लास होगी, आज की क्लास सुबह थी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड डे।